ये है मैगजीन, ठीक है। ऐसे भी कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, चिंता मत करो, इसमें बहुत कुछ है, हम भी मानते हैं। इसमें देखेंगे तो ये विषय सूची क्या देखा जाएगा इसमें, विषय सूची बहुत कुछ है इसमें। आर्ट एंड कल्चर से ही शुरुआत होगी। त्रम्बकेश्वर मंदिर की बात करेंगे। त्रम्बकेश्वर मंदिर जो है, पहली बात याद रखना, वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। संत श्री निवृत्तिनाथ की पुण्यतिथि पर यात्रा आयोजित की गई है अभी, इसलिए चर्चा में रहा, ठीक है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिला में है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के तलाटी में है, नासिक जिला में है। गोदावरी नदी प्रवाहित होती है यहीं से। इसका निर्माण किया था पेशवा बाजीराव, तीसरे पेशवा थे, ठीक है। अब पुराने मंदिर के स्थान पर हुआ था, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता विराजित हैं। वारकरी संप्रदाय के संत हैं श्री निवृत्तिनाथ ने यहीं पर संजीवन समाधि ली थी। इनकी पुण्यतिथि पर आयोजित यात्रा के अवसर पर लाखों वारकरी अनुयायी त्रम्बकेश्वर मंदिर में एकत्रित होते हैं। यादगिरी गुट्टा मंदिर है, गिरी गुट्टा के भाई, इसको अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए, ठीक है। तेलंगाना में है नलगोंडा है, याद रखना। विष्णु के अवतार है, नरसिम्हा का मंदिर। भगवान पांच रूपों की ज्वाला नरसिम्हा, श्री योगानंद, श्रीगंध भैरव, श्री लक्ष्मी की जाती है, फिलहाल नाम नहीं याद रखना। ईश्वर की उत्पत्ति का उल्लेख संत पुराणों में आराधनम आराधनम पूजा पंचरात्र आगम के अनुसार की जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है पंचरात्र वाला, ठीक है, इतिहास का प्रश्न है ये। पंचरात्र धर्म किससे संबंधित है, पंचरात्र मान्यता किससे संबंधित है, वैष्णव परंपरा से संबंधित है, आपको याद रखना। जो पंचरात्र आगम है, ये वैष्णवी परंपरा की पूजा पद्धति है, ठीक है, याद रखना इसको भाई। अल हाकिम मस्जिद कहाँ पे है ये, मिस्र में है। मोदी जी गए थे अभी, इसका भी दौरा इन्होंने किया। इसका निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी 990 ईस्वी के अंत में। फातमिद राजवंश के 5वें खलीफा अल अजीज द्वारा किया गया था। फातमिद राजवंश अरब मूल का एक इस्माइली सिया राजवंश है, ये आपको पता होना चाहिए। 1002-3 में अल अजीज के पुत्र अल हाकिम द्वारा मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया। इन्हीं के नाम पर मस्जिद का नाम भी रख दिया गया। 1303 में मिस्र में भूकंप आया, जिसके कारण अल हाकिम मस्जिद क्षतिग्रस्त हुआ। इसके बाद ममलूक सुल्तान अबू अल फतह द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। भारत में भी ममलूक वंश रहा है ना। भारत में भी ममलूक वंश रहा है दिल्ली सल्तनत के दौरान। 1970 के दशक के अंत में मस्जिद का पुनर्निर्माण दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन द्वारा किया गया। अल हाकिम मस्जिद के जीर्णोद्धार में सफेद संगमरमर सोने की सजावट का प्रयोग हुआ, ठीक है। मोहम्मद बुरहानुद्दीन के बारे में बात करें, इनका संबंध भारत से है, इसलिए याद रखने लायक है। सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्मश्री इनको दिया गया है, ये याद रखना जरूरत है। 17 में दाऊदी बोहरा समुदाय और मिस्र के पर्यटन पुरावशेष मंत्रालय ने मस्जिद और संस्था विकास के लिए साझा पहल शुरू की थी, ठीक है। वास्तुकला की बात करें, फातमिद वास्तुकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण है। काहिरा में है ये मस्जिद, आयताकार आकृति है, बीच में एक बड़ा सा आंगन है, चारों तरफ बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। मौलिक डिजाइन में दोनों छोर पर बनी मीनारें इसकी प्रमुख विशेषता है। मीनारों का बाहरी हिस्सा आधार ममलूक शैली है, जबकि अंदरूनी मूल भाग फातमिद शैली में निर्मित है। मस्जिद का मुख्य भाग और मीनारें पत्थर से, जबकि बाकी संरचना ईंटों से बनी हुई है, ठीक है। चलिए, दाऊदी बोहरा समुदाय देखो, ट्रेडिशनल प्रश्न है आपका। ये शिया मुसलमान होते हैं। नेता इनके हैं अलदाई अल मुतलक नाम से प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में 1 मिलियन जनसंख्या, 400 से वर्षों से समुदाय का नेता के नेता का भारत में निवास, जिसमें वर्तमान नेता डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन है। सदस्यों द्वारा मान्यता दी जाती है, नेता को याद रखना, और अपने सदस्यों को बहिष्कृत करने का इनको अधिकार भी होता है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर, केंद्र सरकार ने साल के अंत तक कलाकृतियों के बेहतर संरक्षण के लिए जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर के माध्यम से अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संग्रहालयों याद रखना के 3D डिजिटलीकरण करने की योजना बनाई है। इसके तहत जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर के माध्यम से ये भारतीय संग्रहालय की एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली से पुणे स्थित सी डैक के ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, याद रखना। यह इमेज क्रॉपिंग, वाटर मार्किंग, यूनिक नंबरिंग, मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन के साथ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स प्रबंधन जैसी विशेषताओं से लैस एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। 3D वर्चुअल गैलरी बनाने के साथ वेब, मोबाइल, टच स्क्रीन कियोस्क के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच प्रदान कर सकता है, ठीक है। गुंगडी सॉल है ये क्या भाई, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। अब ये कहाँ राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है, आपको पता चल गया, अहमदाबाद में। के पूर्व छात्रों द्वारा गुंगडी शॉल का उपयोग किसानों के लिए सभी मौसम में पहनने योग्य जूतों के निर्माण में किया गया है। गुंगडी शॉल तेलंगाना के स्वदेशी कुरुमा और कुरुबा समुदाय द्वारा बुना जाने वाला, किसके द्वारा, कुरुमा और कुरुबा समुदाय द्वारा बुना जाने वाला पारंपरिक ऊनी शॉल है। इसके निर्माण में स्थानीय रूप से नल्ला गोर्रे के रूप में जानी जाने वाली स्वदेशी दक्कनी भेड़, नल्ला गोर्रे भेड़ है, इसके बाल का उपयोग होता है। इसे प्राकृतिक सिंथेटिक रंगों का उपयोग किए बिना जैविक रूप से निर्मित किया जाता है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करें, 11 जून को 126वीं जयंती मनाई गई है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्म हुआ था। 27 में गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। 1927 में कौन से कांड में दी गई थी भाई इनको फांसी? इनको फांसी हुई थी काकोरी कांड में। ठीक है। आर्य समाज का प्रभाव था इन पे। राष्ट्र की सेवा में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आह्वान किया। मैनपुरी षड्यंत्र 18 इनसे संबंधित रहा। काकोरी केस इनसे संबंधित रहा। एचआरए के संस्थापक सदस्य रहे हैं ये। अन्य सदस्य जो एचआरए में रहे, अशफाकुल्लाह खां, सचिन नाथ बख्शी, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी रहे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भी बाद में इसमें शामिल हुए थे। याद रखना, ये तीनों लोग बाद में आए, ये दोनों लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लेकिन ये लोग तो संस्थापक सदस्य ही रहे। याद रखना इसको, ये इतिहास में पूछा जा सकता है। मातृ देवी नामक क्रांतिकारी संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? एक संगठित सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से मातृ देवी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। मेरा जन्म, गुलामी मिटा दो, मैनपुरी की प्रतिज्ञा, ये सारी किताबें इन्हीं की हैं। मन की लहर नामक कविता संग्रह, बोल्शेविकों की करतूत का हिंदी में अनुवाद, क्रांतिकारी शीर्षक से घोषणा पत्र, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, इनके ध्यान रखना है। भूगोल की बात करें, फिलीपींस में ज्वालामुखी आया हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार हुआ फिलीपींस में। माउंट मेयोन है, लावा सल्फ्यूरिक गैस निकलने का हजारों लोगों को निकाला गया है। माउंट नियोन क्या है? बड़ी समस्या है। ये फिलीपींस के अल्बे प्रांत में स्थित एक मिश्रित ज्वालामुखी है। याद रखना, मिश्रित है। मिश्रित ज्वालामुखी को स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं। ठीक है, तो माउंट मेयोन क्या है? स्ट्रेटो वोल्केनो भी है। मेयोन फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। हाल ही में हुए विस्फोट में 10,000 से अधिक लोगों को विस्थापित करना पड़ा। इससे पहले 2018 में इसमें विस्फोट हुआ था। अन्य प्रमुख ज्वालामुखी कौन है जहाँ पे फिलीपींस में? तो ये देखो, पिनाटुबो भी फिलीपींस में है, टाल भी फिलीपींस में है, मेयोन तो है ही है, कैनलॉन है, ये भी है, नेग्रोस, ये सब भी इसी में है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक भाई, इतना हमें ध्यान रखना है। ये भी है, रेगांग, ये भी यहाँ की ज्वालामुखी। ठीक है। माउंट ताल की बात करें, ताल लुजोन के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक स्ट्रेटोवॉल्केन है। इसके शीर्ष पर बने कैल्डेरा में क्रेटर स्थित है। इसकी कैल्डेरा में क्रेटर स्थित है। ताल झील जो है, ताल झील में 2020 में विस्फोट हुआ था, याद रखना इसको। पिनाटुबो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। लुजोन प्रांत उत्तरी द्वीप पर है, जाम्बल्स पर्वत पर है। जाम्बल्स पर्वत आपका फिलीपींस में पड़ गया। 91 में लास्ट टाइम हुआ था इसमें विस्फोट, जो 20वीं शताब्दी का दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट। माउंट कनलाओ है। कनलाओ क्या भाई? नेग्रोस द्वीप के उत्तर में है। याद रखना, अंतिम बार जून 2016 में यहाँ पे 3 विस्फोट हुए थे। माउंट रागंग क्या है? ये भी पियाप युंगन भी कहते हैं इसको। ठीक है, मिंडानाओ द्वीप में है। लानाओ द्वीप के दक्षिण में है झील के। ये सबसे हालिया विस्फोट 1915 में हुआ। मैगीगोर झील, ये क्या है भाई? मैगीगोर झील में एक नाव के डूबने से कुछ लोगों की मौत हुई है। इनका संबंध इजरायली और इतालवी खुफिया विभाग से होने की संभावना व्यक्त की गई है। इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित मैगीगोर कहाँ है भैया? इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है मैगीगोर झील, याद रखना। और ये इटली की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इटली की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? या मैगीगोर झील कहाँ पर है? तो इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। उत्तर में आल्प्स है इसके, और इटली के लोम्बार्डियम मैदान से घिरा हुआ है। इसमें कुछ नदियां हैं, जैसे टिसिनो, मैगियाटो से ट्रेसा, इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखना। इसके पश्चिमी तट से कुछ दूरी पर प्रसिद्ध बोरोमियन द्वीप समूह है, जो 3 मुख्य द्वीपों इsola बेला, इsola माद्रे, इsola डे पेस्कटोरी से मिलकर बना है। तो बोरोमियन द्वीप समूह आपको ये भी याद रखना जरूर। सानन जल विद्युत परियोजना, ब्रिटिश योगीन सानन जल विद्युत परियोजना पर पंजाब हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। किसके किसके बीच विवाद है सानन को लेकर? पंजाब और हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदर नगर के बड़ौद घाटी में देवदार के जंगलों के बीच में है। देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है सानन। ये परियोजना ब्यास की सहायक ऊहल नदी पर है। ऊहल नदी ब्यास की सहायक है। बड़ौद जो है वो ट्राउट मछली पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य का प्रवेश द्वार भी है। 24 में इसके पट्टे के 99 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्तमान में इस पर पंजाब सरकार का नियंत्रण है, जो मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार पट्टे का नवीनीकरण विस्तार नहीं करेगी। ये परियोजना मार्च 2025 में तत्कालीन मंडी शासक जोगिंदर सिंह बहादुर, पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्य अभियंता कर्नल BC बैठी के बीच एक समझौते के आधार पर अस्तित्व में आई थी। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 66 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के दौरान केंद्रीय सिंचाई विद्युत मंत्रालय ने सानन पावर हाउस पंजाब को आवंटित किया था। ठीक है, 66 के अनुसार। ये परियोजना की मूल क्षमता 48 मेगावाट है। वर्तमान क्षमता इसकी है भैया 110 मेगावाट वर्तमान क्षमता। स्वेज नहर के बारे में बात करें, स्वेज नहर में माल्टा के एक जहाज के खराब होने से वैश्विक जलमार्ग यातायात बाधित हो गया है। तो ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि स्वेज नहर अभी बाधित हुई थी, तो कौन सी जहाज के कारण, किसकी जहाज खराब हुई थी? तो माल्टा की जहाज खराब हो गई थी। स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ता है, आपको पता है। ठीक है, कृत्रिम समुद्री जलमार्ग 1869 में नौ परिवहन के लिए खोला गया। अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। ये अफ्रीका को एशिया से अलग कर रही है, याद रखना। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर के मध्य सबसे छोटा समुद्री मार्ग भी प्रदान करता है। ये है स्वेज नहर। ठीक है, लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। ये सिनाई प्रायद्वीप था, ये सिनाई प्रायद्वीप था, इसी को काटकर बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, सिनाई प्रायद्वीप को काटकर स्वेज नहर बनाई गई है, याद रखना। चलिए आगे देखेंगे। सर माल्टा कहाँ है? दक्षिण कोरिया में पड़ेगा। माल्टा, हाँ ठीक है। व्यापारिक महत्व बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ यहाँ से हो रहा है। और मिस्र का द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किए जाने से 56 में स्वेज संकट पैदा हुआ था। स्वेज संकट भी याद रखना कब पैदा हुआ था। सामाजिक घटनाक्रम देखें, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ये भैया महिला बाल विकास मंत्रालय का है। जुलाई 22 से 1 लाख ड्रॉप आउट बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा के दायरे में वापस लाया है। ठीक है,
कार्यक्रम के बारे में देखें, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय यूनिसेफ की साझेदारी हुई है इसमें, ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2022 में शुरू हुआ था। किशोरी बालिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी मौजूदा योजनाओं कार्यक्रमों द्वारा स्कूल न जाने वाली लड़कियों के लिए संपूर्ण पढ़ाई पर काम करना है। अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा किशोरियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा में फिर से नामांकित करने, समुदायों परिवारों को संवेदनशील बनाने, जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सामाजिक लामबंदी अभियान आयोजित किया जाना। इसके लिए जिला स्तर पर प्रति जिला 2 लाख रुपए निर्धारित है। उद्देश्य देश के उन सभी बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना जिनको किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्कूल से बाहर की 4 लाख किशोर लड़कियों को औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली में फिर से शामिल करना, मौजूदा योजनाओं कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर कन्याओं को शिक्षा प्रदान करना शामिल है। तंबाकू रोधी चेतावनी क्या भाई? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने थिएटर और टीवी की तरह ही ओवर द टॉप ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों और सामग्रियों के लिए तंबाकू रोधी चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य बना दिया है। हालिया दिशा निर्देश क्या हुए हैं, तो ये दिशा निर्देश इतना ध्यान रखने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं जाएगा, इसमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे इसे, कुछ नहीं। कनाडा में प्रत्येक सिगरेट पर मौत से जुड़ी चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया, हर एक सिगरेट पर है कनाडा में। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। कनाडा में चेतावनी अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में, ये याद रखना। कनाडा सरकार 2035 तक सिगरेट पीने वालों की संख्या तंबाकू की खपत में 5% तक कमी लाना चाहती है। ये नियम 1 अगस्त 2023 से लागू हुआ है। न्यूजीलैंड के नए कानून के अनुसार 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू ना खरीदा ना बेचा जा सकता है। न्यूजीलैंड सरकार का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त करना है। तो न्यूजीलैंड का लक्ष्य अलग है, ठीक है, और कनाडा का लक्ष्य अलग है। ये 2035। भूटान ने भी 2010 में सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी, न्यूजीलैंड की तरह। ब्रिटेन ने भी 2030 तक धूम्रपान, तो ब्रिटेन का भी याद रखना लक्ष्य 2030 तक दिया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें हम, पेयजल पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कमीशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक मॉडलिंग अध्ययन के अनुसार जल जीवन मिशन के कारण भारत डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को टालने में सफल होगा, ठीक है। रिपोर्ट है जल जीवन मिशन के कारण डायरिया से 14 मिलियन अक्षमता समायोजित जीवन वर्ष से बचा जा सकेगा। एक DALY संपूर्ण स्वास्थ्य के एक वर्ष के बराबर के अनुमान को नुकसान को दर्शाता है। इसमें कुछ ऐसे नहीं है जो देखना चाहिए। जल जीवन मिशन के बारे में याद रखना, ये 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। 2024 तक ग्रामीण परिवारों में 100% कार्यात्मक घरेलू जनरल कनेक्शन कवरेज प्राप्त करना है, ठीक है। 55 लीटर जलापूर्ति परिकल्पना हुई है, एक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है। ये आपको याद रखना। मिशन का विस्तार की बात करें 100% कवर होगा। और केंद्र शासित प्रदेश में गुजरात है, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब है इसमें। 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी भी इसमें शामिल। हिमाचल प्रदेश 98.91% और बिहार है 96.32% भी पूर्ण कवरेज के निकट है। बिहार भी इसमें शामिल है, याद रखना ये भी, ठीक है। रेलवे सुरक्षा आयोग की बात करें, ओडिशा के बालासोर रेल हादसे की जांच रेलवे सुरक्षा आयोग को सौंपी गई है। बालासोर रेल हादसा, रेलवे सुरक्षा आयोग एक सरकारी निकाय है, आपको याद रखना चाहिए। और देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? लखनऊ में। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में, ठीक है। रेल यात्रा संचार सुरक्षा संबंधित है। रेलवे अधिनियम 1989 में निर्धारित निरीक्षण जांच सलाहकारी कार्य करता है। गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं की जांच CRS की प्रमुख जिम्मेदारी में से एक है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, रेल मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं करता है। ये आपको याद रखना चाहिए, रेल मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। इसका कारण CRS को देश के रेलवे प्रतिष्ठानों के प्रभाव से मुक्त रखना और इसके टकराव को रोकना है। गीता प्रेस की बात करें, चर्चा में रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन में उत्कृष्ट योगदान के लिए गांधी को शांति पुरस्कार के लिए इसका चयन हुआ। पहली बात तो 1923 में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। संस्थापक थे जय दयाल गोयंद का। मुख्य उद्देश्य गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, प्रख्यात संतों के प्रवचन के प्रकाशन के माध्यम से सामान्य जनता में सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रकाशन कल्याण मासिक पत्रिका, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता इसका प्रकाश करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विनियमन, चर्चा में क्यों रहा? वित्त मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में विदेशी संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कुछ प्रावधानों से छूट देने की घोषणा की है। ये अपने काम का नहीं है, ठीक है, इसके बारे में देखना क्या जरूरी नहीं है। ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में देख लें। दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी है, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक कल्चर है, संघाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें, केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल किया गया है, ठीक है, तो याद रखना है। CLN क्या है? ये महामारी तैयारी नवाचारों के लिए गठबंधन का एक हिस्सा है। इसके तहत वर्तमान में 13 देशों में 15 प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं CLN के लिए, ठीक है। CEPI वित्त पोषित इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य, कौन वित्त पैसा देता है इसको? CEPI देता है। उभरते संक्रामक रोगों के विरुद्ध तीव्र और सटीक रूप से सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन निर्माताओं की पहचान करना। नेटवर्क सबसे बड़ा वैश्विक समूह है जिसके पास निरीक्षण के लिए मानकीकृत प्रक्रिया सामग्री उपलब्ध है, ठीक है, याद रखना भाई।
इसमें जो शामिल सदस्य होंगे वैश्विक संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसी का सदस्य है। इंस्टीट्यूट पास्टर डी डकार सेनेगल में है। KAVI इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च केन्या। नैरोबी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड इन्फेक्शियस डिजीज केन्या में है। सिनेक्सा लाइफ साइंसेस दक्षिण अफ्रीका। युगांडा वायरस, ये भी युगांडा का। ईरान तालिबान जल संघर्ष की बात करेंगे। ईरान अफगानिस्तान के बीच हेलमंड नदी के जल बंटवारे को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है। तो अफगानिस्तान ईरान के बीच में जो सीमा विवाद है, हेलमंड नदी को लेकर जल विवाद उत्पन्न हुआ है। नदी जल बंटवारे को लेकर अफगानिस्तान ईरान के बीच एक सदी से अधिक समय से विवाद जारी है। अफगानिस्तान ईरान ने 1973 में नदी जल बंटवारे को नियमित करने के लिए हेलमंड नदी संधि पर हस्ताक्षर की। हालांकि इसकी पुष्टि न करने पूर्णतः लागू न किए जाने के कारण तनाव जारी रहता है। हेलमंड नदी के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान ईरान दोनों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र में कृषि आजीविका इसका समर्थन करती है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना चाहिए। इसका उद्गम होता है काबुल के पास पश्चिमी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से। अफगानिस्तान ईरान सीमा पर विस्तृत हामुन झील में गिरती है। जाके कहाँ गिरती है? हामुन झील में। 1150 किलोमीटर की दूरी तक रेगिस्तानी इलाके से होती हुई दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है। हामुन जो है ईरान की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये आपको पता होगा। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 4000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत ये झील दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि में से एक है, ये भी याद रखना, ठीक है। अफगानिस्तान द्वारा हेलमंड नदी किनारे बांध जलाशय ये से छोड़ो, इतना नहीं देखेंगे हम सब, ठीक है। इसमें परहेज किया है ईरान ने। ये चश्मा 5 क्या भाई? चीन ने पाकिस्तान के मियांवाली जिले के चश्मा में 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा 5 स्थापित करने के लिए समझौता किया है। चीन ने किया है पाकिस्तान में स्थापित करने के लिए, ठीक है। 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये एक वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी सुरक्षा उपायों के अधीन है, ये भी याद रखना। नवंबर 2006 में ऊर्जा की बढ़ती मांग पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चीन की सहायता से पाकिस्तान में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की मंजूरी दी थी। इसको नहीं देखना है। कोसोवो सर्बिया संघर्ष है। 29 मई को कोसोवो सर्बिया के मध्य संघर्ष को विगत एक दशक में तनाव की सबसे बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। इस संघर्ष में शांति स्थापित करने के लिए नाटो ने 700 अतिरिक्त शांति सेना को कोसोवो भेज दिया है। कोसोवो और सर्बिया कौन है? दोनों बाल्कन देश हैं। ये यूरोपीय क्षेत्र के देश कभी युगोस्लाविया के तत्कालीन गणराज्य का हिस्सा हुआ करते थे। युगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करते थे दोनों। सर्बिया पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, ये आपको पता हो गया। स्थलरुद्ध देश है, ऐसा भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है, ऐसा भी पूछा जाता है पेपर में। तो सर्बिया स्थलरुद्ध है। सर्बिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित कोसोवो एक छोटा स्थलरुद्ध देश है। कोसोवो भी स्थलरुद्ध देश है। सर्बिया की सीमा किससे किससे लगती है, आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल है तो। हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया से साझा करती है। कोसोवो की सीमा उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के साथ साझा होती है, ठीक है। ये आपका कोसोवो है और ये आपका सर्बिया है, ठीक है। सर्बिया बहुत बड़े में है ना, इसमें देख सकते हैं आप। कोसोवो की सीमा 3 देश हैं, सर्बिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया से, मोंटेनेग्रो से भी। और जो सर्बिया है वो मैसेडोनिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बस्निया, क्रोएशिया से लगती है इसकी सीमा। इधर रोमानिया भी है, इधर बुल्गारिया भी है, इनसे भी लग रही है। इधर हंगरी से भी इसकी सीमा लग रही है, नहीं तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। संघर्ष का आधार नहीं देखना हमको, क्योंकि उसकी जरूरत हमको नहीं है। ये भी भारत का रुख क्या है उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। यूनेस्को के बारे में बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिर से यूनेस्को की सदस्यता को ग्रहण किया है, ठीक है। चलिए, यूनेस्को की सदस्यता अमेरिका ने ग्रहण कर ली है फिर से, ये पूछा जा सकता है। बकाया राशि के रूप में यूनेस्को को $600 मिलियन से आर्थिक अधिक का भुगतान भी किया इसने। और अमेरिका इजराइल ने फिलिस्तीन को यूनेस्को का सदस्य बनाए जाने के बाद इसकी सदस्यता छोड़ दी। फिलिस्तीन को सदस्य बनाया गया तो इसने इन दोनों ने सदस्यता छोड़ दी थी, ठीक है। अब लेकिन फिर से ग्रहण कर लिए हैं दोनों। यूनेस्को के बारे में अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसका। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। उद्देश्य यह है, स्थापना 16 नवंबर 1945 हुई थी। अमेरिका सहित 194 सदस्य इसके हैं। मुख्यालय पेरिस में, एक क्षेत्रीय कार्यालय इसका नई दिल्ली में भी है। वर्तमान महानिदेशक है सुश्री ऑड्रे अजोले, जो कि फ्रांस के ही हैं। कार्यकाल इनका 4 साल का है। प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विश्व विरासत स्थलों की घोषणा करता है। भारत से कुल 40 स्थल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। मिश्रित कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद रखना। इसके द्वारा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की घोषणा भी जारी की जाती है, ठीक है। भारत में 6 शहर हैं, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर, श्रीनगर, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। नाइजीरिया में भारत के हित। 70 वर्षीय बोला अहमद टिनुबू ने नाइजीरिया के 16वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कौन है? बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के 16वें कार्यकारी राष्ट्रपति बने। शपथ समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत से कौन गए थे? रक्षा मंत्री हमारे गए थे। सत्ता के शांतिपूर्ण व्यवहारिक हस्तांतरण एक आम चुनाव के बाद हुआ। इसलिए नाइजीरिया को अफ्रीकी देशों से अलग करता है। नाइजीरिया के विगत 15 राष्ट्रपति में से 6 भारत प्रशिक्षित रक्षा अधिकारी थे। ये आपको बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है।
नवनिर्वाचित राष्ट्र समक्ष चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। निर्धनता, शिक्षा, आतंकवाद समस्या, नाइजीरिया नेतृत्व की अक्षमता, असुरक्षा, उच्च बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें हैं। नाइजीरिया की स्थिरता का भारत के लिए निहितार्थ क्या होगा, ये सब छोड़ो अभी, ठीक है, ये सब नहीं देखेंगे हम लोग। यहाँ पे चलते हैं। प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता, ठीक है। प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता क्या है? प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासन गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ऑस्ट्रेलिया ने छात्रों, स्नातकों, शोधकर्ताओं, व्यावसायिक लोगों के दो तरफा आदान प्रदान को बढ़ावा देना होगा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों का विस्तार करना होगा। इसमें विशेष रूप से भारत के लिए बनाई गई मैट्स नामक योजना का नवीन कुशल मार्ग शामिल है। मैट्स किससे संबंधित आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भारत ने पर्थ, मेलबर्न, सिडनी में अपने मौजूदा वाणिज्य दूतावासों के ब्रिस्बेन में भी एक वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो वो कौन सी जगह है? ब्रिस्बेन है, ठीक है, याद रखना। चलिए सरकार की बात करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है भाई? न्याय बंधु योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तमिलनाडु में, सॉरी, त्रिपुरा में डोर टू डोर कानूनी सहायता अभियान का आयोजन किया। न्याय बंधु योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया है। क्या है ये? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 87 के तहत प्रत्येक जिले में समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इसका गठन हुआ। अवस्थिति हर एक जिले में रहेगी, जिला न्यायालय परिसर में होगी, ये भी याद रखने की जरूरत है। अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करेंगे, सचिव होंगे सिविल न्यायाधीश संवर्ग के न्यायिक अधिकारी की पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति की जाती है। इसमें काम क्या है? जिले में विधिक सेवा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, जिले में लोक अदालतों का आयोजन करना, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना इनका मुख्य काम होगा, ठीक है। न्याय बंधु योजना क्या भाई? विधि और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज पहल देश भर में जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त कानूनी सेवाएं, ये आपको पता होना चाहिए। न्याय बंधु क्या है? प्रो बोनो लीगल सर्विसेज क्या है भाई? देश भर में जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त कानूनी सेवाएं पहुंच करने के लिए, ठीक है, ये स्थापित किया गया है। न्याय बंधु के तहत अधिवक्ता जो स्वेच्छा से अपना समय सेवाएं देने के इच्छुक हैं, मोबाइल के माध्यम से लाभार्थियों के साथ जुड़े होते हैं। अधिवक्ता और आवेदक इस ऐप का उपयोग करके जुड़ सकते हैं और अपने केस की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? नालसा जिसको बोलते हैं। इसका गठन हुआ है 1987 के अधिनियम के तहत। विधिक सेवा प्राधिकरण 5 दिसंबर 1995 को देश में वंचित बहिष्कृत समूहों की विशिष्ट श्रेणियों की पहचान करना, निवारक उपायों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करना, विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय करना, गरीबों के बीच ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बढ़ावा देना, लोगों के बीच कानूनी साक्षरता जागरूकता प्रसार के लिए उपाय करना, ये सारा काम है। ये सब नहीं पता करना भाई, छोड़ दो। न्याय विकास पोर्टल क्या है? वर्तमान न्याय विकास पोर्टल से हितधारकों को फंडिंग, दस्तावेजीकरण, परियोजना निगरानी, अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। ओके, याद रखें। ये पोर्टल केंद्र प्रायोजित योजना न्याय विकास के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बनाया गया है। इस योजना को न्याय विभाग द्वारा 93-94 से जिलों और अधीनस्थ पोर्टल प्रायोजित न्याय विकास करने के लिए जिलों में छोड़ो इसको। सागर समृद्धि देखते हैं। सागर समृद्धि क्या भाई? एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, याद रखना इसको। क्या करेगा? बंदरगांव की इनपुट रिपोर्ट्स का समन्वय करेगा, ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर की पुरानी प्रणाली की तुलना में सुधार करेगा। उद्देश्य पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय के वेस्ट टू वेल्थ अभियान को गति देगा भाई। लाभ क्या होगा? परिचालन लागत में कमी के साथ पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। विकास किसने किया? पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय की तकनीकी शाखा राष्ट्रीय बंदरगाह जलमार्ग तट प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा की गई है इसका विकास। कोचिन बंदरगाह मुंबई बंदरगाह में प्रणाली उपयोग में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह में परीक्षण स्तर पर चल रहा है। आर्थिक विकास की बात करें, गोल्डी लॉक्स मोमेंट है। एक मिनट को गला सीख लेते हैं। गोल्डी लॉक्स मोमेंट क्या है फिर? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया, अर्थात इसके नीतिगत दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई के नीतिगत दृष्टिकोण का मतलब क्या है? एमपीसी के लक्ष्य प्रति ये कोई नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स मोमेंट होता क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स परिदृश्य का आशय उस अवस्था से है जहां अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही स्थिति में संचालित हो रही होती है और कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ना कोई उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति हो, ना ही कोई जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट देखी जाए। वही होता है गोल्डीलॉक्स मोमेंट होता है, ठीक है, याद कर लेना। 23-24 का जो बजट आया था, जीडीपी की जो वृद्धि रही है वो 6.5% हो गई। शेष दृष्टि भारत की वस्तु मांग कमी हुई है, वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थिरता है, लेनों का समावेश प्रभाव, मौजूदा बुरा नीति, यूपीआई लेनदेन सीमा की बात करते हैं। यूपीआई द्वारा रिकॉर्ड उच्च लेनदेन के कारण बैंकों ने इस पर दैनिक सीमा तय करने का निश्चय किया। ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा आरोपित सीमा से अधिक है। सीमा क्या है इसकी? वर्तमान यूपीआई उपयोगकर्ता एक दिन में 20 बार या 1 लाख रुपए तक लेनदेन कर सकते हैं। एक दिन में कितना कर सकते हैं? 20 बार या फिर 1 लाख तक एक बार में या पूरे दिन में किए जा सकते हैं। लेनदेन की कुछ विशिष्ट श्रेणियां, पूंजी बाजार, बिल संग्रह, बीमा, अग्रेसित आवक क्रेडिट के लिए सीमा इनकी 2 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। विभिन्न बैंकों भुगतान प्राइस निर्धारित लेनदेन
पीएनबी ने दैनिक लेन देन की सीमा 50,000 रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीमा 25,000 रुपए निर्धारित की है, ध्यान रखना। बैंकों ने अपना अलग निर्धारित किया है, इनका अपना अलग निर्धारित है। गूगल पे सर उपयोगकर्ता यदि हाँ सर अर्थव्यवस्था सर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, मतलब कि जनसंख्या पे या सर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था किसी देश की निर्धारित होती है कार्य कुशलता के आधार पे, वहां पे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, ठीक है। सर जीडीपी निर्धारित होती है जनसंख्या पर। जीडीपी जो आपका है वो तो जीडीपी एक संख्या है, ठीक है, उस अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि है। ओके, कितना उत्पादन हो जी रहा सर। है कितना नहीं हो रहा है वो जीडीपी है। ओके, अर्थव्यवस्था जीडीपी जो है ना अर्थव्यवस्था का एक पहलू है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, चलो छोड़ो, स्कोर्स पोर्टल कुछ है क्या ये, सेबी को पहले याद रखना। इसने अपने स्कोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से मई में कंपनियों मध्यस्थों के खिलाफ 2457 शिकायतों का समाधान किया है। स्कोर्स प्लेटफॉर्म किसका है, सेबी का है, ठीक है। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सेबी के बारे में याद रखो, वित्त मंत्रालय स्वामित्व में भारत में प्रतिभूति कमोडिटी बाजार के एक वैधानिक नियामक निकाय है, स्थापना 88 में हुई थी, ठीक है। एनवायरमेंट की बात करते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सैंज रोपा में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की सैंज घाटी में एक इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया गया है। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सैंज रोपा, ये सेंटर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पाई जाने वाली वनस्पतियों जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सेंटर ऑर्किड और औषधीय पौधों के साथ साथ पक्षियों और दर्शनीय स्थलों पर केंद्रित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हिमाचल प्रदेश के सभी 4 राजकीय चिन्हों का विवरण है इसमें। हिमाचल प्रदेश सभी 4 राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं जो धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में। राजकीय पक्षी पश्चिमी ट्रैगोपन, जो जुराना हिमालयी मोनाल बोलते हैं उसको। राज्य पशु हिम तेंदुआ। राजकीय फूल गुलाबी रोडोडेंड्रन, गुलाबी बुरांस। और राजकीय वृक्ष कौन सा, देवदार। ये 4 चीजें याद रखनी। इस उद्यान में पाए जाने वाले भूरे काले भालू, हिम तेंदुआ, कसूरी मृग जैसे बड़े स्तनधारियों के कटआउट को भी सेंटर में प्रदर्शित किया गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में देखें तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है भैया। पश्चिमी ट्रैगोपान की कुल वैश्विक जंगली आबादी की लगभग 10% इसी पार्क में है। ये उद्यान 4 घाटियों में फैला हुआ है। 4 घाटियों में कौन कौन सी घाटी, हिमालय दुनिया की 10% और भारत की 50% स्थानीय वनस्पति प्रजातियों का घर है। स्थापना हुई थी 84 में। 99 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। 2014 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 11 से 71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है उद्यान। इसका यह उद्यान शंकुधारी जंगलों, घास के मैदानों, ग्लेशियरों, पर्वत चोटियों का मिश्रण है। वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 के संरक्षण दिशा निर्देशों के तहत यहाँ किसी भी प्रकार के शिकार की अनुमति नहीं है, ठीक है। उद्यान में जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं भाई। वैसे इनको याद रखेंगे तो भूल भी जाएंगे, और नहीं याद रखेंगे तब भी नॉर्मल तरीके से कम आगे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये अमचांग वन जो अभयारण्य है, गला बार बार सूख रहा है। पानी बहुत संभाल के पीना पड़ रहा है इसमें, दर्द से राहत नहीं हुई, बीमारी पता नहीं कहाँ। सर रहने दीजिए तब, नहीं आप कहा देखिए सर ठीक। देखो अमचांग वन जो अभयारण्य के बारे में देख लेते हैं। अभी छोड़ देंगे, तुम लोग बैठे ही रहोगे, पढ़ते हो तुम लोग बैठ के? पढ़ते पढ़ते हो जी सर। ये जी क्लास में? सर। कल क्या पढ़े थे? सर पॉलिटी। क्वालिटी में सर क्या कल पढ़े? 2 टेस्ट आप दिए थे, वो सॉल्व किया, और पॉलिटी में सर सर टेस्ट उसके बाद लेंगे आज करंट तो वही अफेयर से पढ़ेंगे। वो एनसीईआरटी वाला भूगोल में पढ़ गया जो टेस्ट दिए था अमित सर ने? हैं? जी सर 8 क्लास तो में थोड़ा सा बाकी सर से भारत और विश्व का भूगोल का भेजे थे सर। देशों के भूगोल दे कोई नहीं है, ठीक है। कौन कौन से सर अब नहीं आ रही है। आवाज कट रही है। आप ठीक है? जी आपकी सर। आवाज, यहाँ के जो पर्वतों की बनावट वाला है कौन सा गुआबद्ध है, सेकंड चैप्टर ना वो 9th क्लास में। ठीक है, वो देख लो। घास के मैदान देख लो, ठीक है, घास के मैदान देख लो। खनिज क्षेत्र कुछ है उनको देख लो। नदियां उनकी वो उतना देख लो। कौन सी क्लास की बोल रहे हो? ये नॉर्मल तरीके से भूषण से भी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। जी सर। विश्व भूगोल का 4-5 चैप्टर देख लोगे ना, उतने में काम हो जाएगा, उसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विश्व भूगोल में तो वही सारी चीजें होती हैं। या तो बोल देंगे आज उनसे कि सर उसको भेजें भाई, ठीक है। सर ये टेस्ट है परम आईएएस का जो दे रहे हैं, तो सर ये सब्जेक्ट वाइज हो सकता है क्या?
सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, हमारे पास तो है, सब्जेक्ट वाइज भी रखा हुआ है। सर सब्जेक्ट वाइज सर पहले कर दे तो अच्छा रहे। सब्जेक्ट वाइज भी करवा देंगे, ठीक है। जी 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 सर। हाँ हमारे पास है, एक टेस्ट है तो सब्जेक्ट वाइज उसको हम करवा देंगे। अभी हम आज दृष्टि वाला भेजेंगे, ठीक है। जी सर। दृष्टि का साइंस वाला भेजेंगे, उसमें साइंस भी है, करंट अफेयर भी है, ठीक है। जी सर। आज उसको करवा देना, ईमानदारी से लगाना, क्योंकि उसी पेपर में सोल्यूशन भी दिया गया है साथ में, पीछे सोल्यूशन है, पहले पेपर सर क्वेश्चन। साइंस फुल साइंस है, फिजिक्स ये सॉरी वही बायोलॉजी ज्योग्राफी और ये तीनों है। हाँ तीनों उसमें है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक तो है। सर पहले पढ़ लेते सर 2 दिन ना, फिर टेस्ट देते। हाँ अभी भूगोल पढ़े हो ना, जी सर। भूगोल का टेस्ट कर लेना, ठीक है। भूगोल। हिस्ट्री वाला इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि हिस्ट्री वाले में हमने पहले से ही निशान मार रखा है, ठीक है। सर हिस्ट्री का भी सर करवा दीजिएगा, हाँ करवाएंगे। टॉपिक वाइज मॉडर्न और ये एंसाइंट हो गया मेडाइवल। अच्छा तुम लोगों को मेडावल भी पढ़ाना है हमें अभी, मेडावल हम जी सर। भेजेंगे कल, ठीक है। आज अभी हम आपको क्लास खत्म करके हम आपको टेस्ट दे देंगे, वो टेस्ट लगा लेना। और थोड़ा सा एनसीईआरटी वाली क्लास स्टार्ट करनी है इन लोगों की, देखते हैं आज शेयर करके, तो सुबह में आप ठीक ग्रुप है। का आज बोल रहे थे, एनसीईआरटी वाला कौन ग्रुप सा? जो आप सुबह में कह रहे थे। अरे वो तो वो अभ्युदय वाले हैं उसमें। ओह अच्छा ठीक है। हाँ आप लोग भी जुड़ना है क्या? तुम लोग निकालो नहीं नहीं 69 सर। हमको। एग्जाम के बाद सर। हाँ तुम लोग रिजल्ट चाहिए हमें भाई, ठीक है। 69 हमको क्वालिफाई चाहिए, ठीक है। चलो हम चांग के बारे में देखते हैं क्या है हमचांग। भारतीय सेना अमचांग वन्यजीव अभयारण्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र तैयार किया है। नए तालाब बनाने के साथ जंगली हाथियों के लिए फलदार वृक्ष घास लगाया है। अमचांग कहाँ है भैया? असम में है, कहाँ गया? असम में है। गुवाहाटी शहर पूर्वी किनारे पर है, अपनी हाथी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। 3 आरक्षित वन है यहाँ पे, खानापारा, अमचांग, दक्षिण अमचांग, 3 क्षेत्र इसमें शामिल है। यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर दक्षिण में मेघालय की पहाड़ी तक फैला हुआ है। मेघालय के माराड कडोला रिजर्व वनों के माध्यम से एक सतत वन बेल्ट बनाता है ये। इसमें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का प्रभुत्व है, स्तनधारी पक्षी यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है ना, यूएनईपी द्वारा, ओके। 50वीं वर्षगांठ रही है। मेजबान देश रहा कोटे डी आइवर, सहयोगी देश है नीदरलैंड। विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, याद रखना भाई, सहयोगी मेजबान विषय इसका, ठीक है। वर्षगांठ भी मनाई गई थी, इंपॉर्टेंट। 2018 में भी विश्व पर्यावरण दिवस का विषय प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना था, जो भारत के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो भारत ने 2018 में इसका आयोजन किया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया गया 1973 मनाया गया। 72 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम में आयोजित सम्मेलन पर्यावरणीय एजेंडे वाला पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। इसने स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में माना था। इस सम्मेलन पर्यावरण की रक्षा संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक संस्था यूएनईपी का गठन किया गया। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण दिवस की औपचारिक घोषणा के लिए भी जाना जाता है। महत्व क्या जानने की जरूरत है? जागरूकता बढ़ाई जाएगी, पर्यावरण से लोगों को समझाया जाएगा भैया पर्यावरण इसलिए तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ऐसा रखो, उसको ऐसे करो, वैसे करो, पानी वानी ना बहाओ, इसमें है ना, पेड़ों ना काटो, ये सब रहेगा और क्या रहेगा इसमें, आग न लगाओ, है ना। यूएनईपी क्या भाई? यूएनईपी जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत 72 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। 72 हुई थी, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान। उद्देश्य था मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, ठीक है। मुख्यालय इसका केनिया नैरोबी में है। रिपोर्ट जारी करता है, कुछ रिपोर्ट कौन कौन सी? एक्शन ऑन एयर क्वालिटी और ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ये 2 रिपोर्ट जारी करता है ये। और भी जारी करता है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम, इंटरपोल के सहयोग से जारी करता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ये 4 रिपोर्ट निकालता है ये। एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण के रूप में यूनेप कई बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों और अन्य संस्थाओं के लिए कार्य संचालन सचिवालय प्रदान करता है। जैसे अब देख लो इसमें, सीबीडी के लिए, जैव विविधता सम्मेलन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्तराय वन्यजीव वनस्पति प्रजाति व्यापार सम्मेलन, बेसल रॉटरडम स्टॉकहोम अभिसमय, पारा पर मीनामाता महाभिसमय, प्रवासी प्रजाति अभिसमय, ओजोन परत के संरक्षण मॉनिटर प्रोटोकॉल के लिए वियना कन्वेंशन, इन सब के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है यूएनईपी, ठीक है ना। बेलुगा व्हेल क्या है? ये छोड़ो, बेलुगा व्हेल के लिए रूस चर्चा में रहा है, ये याद रखना। थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, ये सब बताया गया कि जासूसी करवाता है इनसे। हिमालयी भूरा भालू अपना देखें, हिमालय क्षेत्र में आवाज विखंडन का हिमालय भूरे भालू मानव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है उर्सस आर्कटोस इजाबेलिनस। हिमालय क्षेत्र सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, लंबाई होती है 7 फुट। 7 फुट, अरे बाप रे, तो हमसे तो बहुत लंबा, हमसे है। 7 फुट लंबाई आदमी की है कहीं? तो 6 फुट तो इतना लंबा होता है, ये तो 7 फुट है। हैं? सर बोल रही 6 फुट ही कितना लंबा होता है और ये 7 फुट है, एकदम इंसान ही छोटा बच्चा लगेगा। सर शुक्रमुर्ग है ना सर, वो भी बहुत लंबा, मतलब हाँ 10 फीट इतना। आदमी से ऊंचा होता है शुतुरमुर्ग, तो आदमी से बहुत ऊंचा होता है वो। जी सर। आदमी के बगल में चले तो काफी आदमी, लंबा रहता है। हाँ नहीं, शुतुरमुर्ग के बगल में अगर आदमी चलता तो आदमी बच्चा टाइप का दिखता है। जी हाँ सर। ये भी ऐसा ही है फिर,
हमारे पूरे गांव में 7 फुट का एक ही आदमी है बस, वो भी वो लड़का भी है, अभी बच्चा है, वो बहुत लंबा है। चलो हो गया भाई, ठीक है। ये छोड़ो, भूरा भालू हो गया, 7 फुट लंबा होता है ये, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में पाया जाता है, पश्चिमी चीन, नेपाल में भी मिलता है ये। IUCN में बात करें तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। साइट्स में देखेंगे, अनुसूची 2 में डाला गया है इसको, ठीक है। साइंस टेक की बात करें या आप रुक रहने देते हैं? दीजिए अब। हाँ, अब इसको रहने देते हैं। थोड़ी देर आराम करेंगे दवा खा के। ये महीना हमको बहुत परेशान कर दिया। क्या हो गया आपको अनुराग जी? अभी कुछ हुआ तो नहीं है, बस अरे तबीयत खराब चल रही है। चलिए, साइंस एंड टेक रह गया था हमारा। ये जो हमने बताए थे संस्थाएं, UNEP, जिनका संचालन, जिनके कार्य संचालन और जिनको सचिवालय सहायता प्रदान करता है, वो संस्थाओं का नाम ये है: CBD, साइट्स, बेसल, नॉटरडेम, स्टॉकहोम, अभिसमय, पारापल, मिनामाता, अभिसमय, प्रवासी प्रजाति अभिसमय, ओजोन परत संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, इन सब के लिए ये कार्य संचालन का काम करता है अपना UNEP। साइंस टेक की बात करेंगे, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी से प्रतिरक्षा। ये क्या है भाई? वैज्ञानिकों ने सुपर बग को मारने के लिए, ये देख लो, ये यहाँ ऐसे होता है, एनोटेशन, एनोटेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेन है, यहाँ पे इरेजर है, ठीक है। यही 2 चीजों का यूज करना है। यहाँ पे इस पे ये रेड कलर दिख रहा है, इस कलर पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर चूज कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये कोई भी कलर चूज कर सकते हो। और यहीं से आप यहाँ से इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं। पेन की साइज अब इतनी इतनी बड़ी साइज कर दी है तो देखो कैसे लिखेगा, ये इतना मोटा लिखेगा, ठीक है। अब इसकी साइज कम कर दें, इतने पे कर दिए, अब ये देखो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है ना। ये इसकी सुविधा है। अब ये देखो डन का ऑप्शन लिखा गया है, डन लिखा गया है, किसी डन पे क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा। देख लो, ये हम उस दिन कराए थे ना इसमें, ये देखो उस समय का अभी तक पड़ा हुआ। चलो, सुपर बग को मारने के लिए एबॉक्सिन नामक एंटीबायोटिक की खोज के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया है। तो एसिनेटोबैक्टर बाउमानी क्या है भैया? सुपर बग को मारने के लिए एक एंटीबायोटिक है। क्या है? सामान्यतः मृदा और जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं का समूह होता है, याद रखना। मनुष्यों में अधिकांश संक्रमण के लिए एसिनेटोबैक्टर बाउमानी ही उत्तरदायी होता है। यह रक्त, मूत्र मार्ग, फेफड़ों, घावों को संक्रमित कर सकता है। विश्व संगठन ने प्राथमिकता वाले रोग जनकों की सूची में इसे मानव स्वास्थ्य के सबसे बड़े खतरे के रूप में वर्गीकृत भी किया है। प्राथमिकता वाले रोग जनक की सूची में है ये एसिनेटोबैक्टर बाउमानी। एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अर्थात इसमें एक सुरक्षात्मक बाहरी झिल्ली होती है, याद रखना, बाहरी सुरक्षात्मक झिल्ली होती है। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध करती है। भारत में इसका प्रसार मुख्य रूप से अस्पताल से होने वाले संक्रमण से संबंधित है। प्रतिरोध क्या है भाई? रोगाणुजनित रोगों के उपचार में प्रयुक्त दवाओं के अत्यधिक सेवन से रोगजनक जीवाणुओं में विकसित होने वाली प्रतिरोधक क्षमता को रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं। इसके कारण जीवाणुजनित संक्रमण के इलाज में प्रयुक्त दवाएं कम प्रभावी या अप्रभावी होती हैं। दवाएं क्या होती हैं? कम प्रभावी होती हैं या अप्रभावी हो जाती हैं। संक्रमण का इलाज करना कठिन, असंभव हो जाता है। इस प्रकार गंभीर बीमारी, मृत्यु का खतरा भी बढ़ता है। 21वीं सदी के महान संकटों में से एक है ये रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रहा है। एंटीबायोटिक्स रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के विरुद्ध कम प्रभावी या प्रभावी हो गए हैं, जिससे ये रोग फिर से अधिक प्रचलित हो गए हैं। प्रभाव क्या होगा? प्रतिभाव को छोड़ो, प्रभाव एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये लोगों और जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के साथ साथ फार्मास्यूटिकल कचरे के अनुचित निपटान के कारण भारत रोगाणुरोधी प्रतिरोध का एक हॉट स्पॉट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उच्च लागत नई दवाओं की पहचान करने की लंबी समय सीमा से नए एंटीबायोटिक्स विकसित करने के प्रयास अभी प्रभावित हुए हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में देखें, एबॉर्शन CCR2 नामक प्रोटीन के सामान्य कार्य को प्रभावित करता है। मूल रूप से मधुमेह के इलाज के लिए विकसित, याद रखना, विकसित किया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार एबॉर्शन में एसिनेटोबैक्टर बाउमानी के विरुद्ध मामूली जीवाणु जनक, ये एबॉर्शन CCR2 की बात हो रही है, मधुमेह के लिए है ये, ठीक है, इलाज के लिए। एबॉर्शन में एसिनेटोबैक्टर बाउमानी के विरुद्ध मामूली जीवाणु जनक जीवाणुनाशक सक्रियता थी, जो अन्य यौगिकों वाले माध्यम में जीवाणु का प्रतिरोध करती है। ये आपको याद रखना, परिवहन को बाधित करके एबॉर्शन कार्य करता है, ये सब छोड़ दो। पेप्टागन पिल्स क्या है ये? अरब लीग में पुनः शामिल होने के बाद सीरिया अरब लीग के सदस्यों के बीच पेप्टागन पिल्स का अवैध व्यापार चर्चा के केंद्र है। किसके बीच? सीरिया और अरब लीग सदस्यों के बीच में पेप्टागन पिल्स का अवैध व्यापार चर्चा में है, ठीक है। ये होता क्या है? मुख्यतः सीरिया में उत्पादित होने वाली अत्यधिक लत वाली एम्फेटामिन प्रकार की दवा है, सीरिया में उत्पादित होती है, याद रखना। संबंधित परिवार इसका कौन सा है? असली पेप्टागन में फेनाटाइल लाइन होती है, या फेनिथाइलमाइन परिवार की एक सिंथेटिक दवा है, जिसे जिससे एम्फेटामिन भी संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। निर्माण 1960 के दशक में जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित है ये पहली बार। वर्तमान उसी ब्रांड के डुप्लीकेट नाम से प्रयुक्त है। प्रयोग क्या? ध्यान में कमी संबंधी विकार, निद्रा, अन्य अवस्थाओं में इसका प्रयोग होता है। प्रतिबंध क्या है? 80 के दशक के बाद अत्यधिक वाली प्रकृति के कारण व्यावसायिक रूप से प्रतिबंधित है। एम्फेटामिन आधारित दवाओं का प्रभाव क्या होता है? तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, पहली बात याद रखना है। एम्फेटामिन आधारित अन्य दवाओं की तरह पेप्टागन पिल्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने, ऊर्जा स्तर को बढ़ाने, ध्यान केंद्रित करने, उत्साह की भावना उत्पन्न करने और लंबे समय तक अनिद्रा के लिए प्रभाव कर देती है। इसके अलावा नुकसान क्या है इसका? अधिक शारीरिक तापमान, त्वचा पर लालिमा, स्मृति क्षति, सोच में समस्या, भूख वजन में कमी, स्ट्रोक की संभावना, मृत्यु कारक हृदय संबंधी समस्याएं, ये सारे नुकसान हैं, याद रखना है। प्लेसीबो प्रभाव भी इसका होता है। किसी भी
एम्फेटामिन आधारित दवा के सेवन से प्लेसिबो प्रभाव के कारण अनियमित व्यवहार की संभावना होती है। सीमाएं क्या, अलौकिक सजगता, साहस, सामर्थ्य प्राप्त करने, ये सब ख्याल नहीं करना है, ये मेंस के हिसाब से हो सकता है। इसके अवैध व्यापार में विद्रोही समूहों द्वारा, इस्लामिक स्टेट्स और सीरियाई लड़ाकों द्वारा युद्ध के दौरान सजगता बढ़ाने, भूख को दबाने में काम करता है। राजनीतिक स्तर पर क्या है, गृह युद्ध के बाद सीरिया राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार और सहयोगियों पर इसकी बिक्री से लाभ लेने में। तस्करी क्या है, वर्तमान में एम्फेटिक युक्त पेप्टागन लेवल वाली अवैध पिल्स की पूरे पश्चिम एशिया में व्यापक रूप से तस्करी हो रही है। युद्ध में भी इसका यूज किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। क्वांटम प्रौद्योगिकी में नवाचार लाया गया है, इसने किया रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने परम शून्य तापमान के निकट बड़ी संख्या में सोडियम पोटेशियम परमाणुओं के एक साथ ठंडा करने, ट्रैप करने के लिए स्वदेशी रूप से एक प्रायोगिक सुविधा का निर्माण किया है। किसने किया है ये? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के परमाणुओं को एक साथ ठंडा करने और ट्रैप करने के लिए स्वदेशी रूप से है, ये भी याद रखना, किसी की मदद इसमें नहीं ली गई। इसमें लेजर प्रकाश और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। कमरे के तापमान की तुलना में माइक्रो केल्विन तापमान पर परमाणुओं का व्यवहार भिन्न होता है, आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। प्रायोगिक तकनीक के बारे में देखें, इस प्रायोगिक तकनीक में 4 परस्पर जुड़े अति उच्च निर्वात कक्ष शामिल होते हैं, जहां परमाणुओं को ट्रैप किया जाता है, 10-11 मिलीबार दाब में ठंडा भी किया जाता है। ठीक है, इसमें कई जटिल लेजर सिस्टम, ऑप्टिकल, ये उपयोग क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी जैसे क्वांटम तकनीकों को विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान बढ़ाने में उपयोगी है। परमाणुओं के गुणों में हेरफेर करना, विभिन्न माप लेना संभव, जो मूलतः क्वांटम यांत्रिक प्रकृति के होते हैं, इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। मंकी पॉक्स क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के कुछ देशों में मंकी पॉक्स के मामले में वृद्धि हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र कौन सा है भाई? पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र कहाँ पे देखा जा सकता है? तो पश्चिमी वाला तो अरे अपने ये दक्षिण पूर्व एशिया ही है पूरा, दक्षिण ठीक है? जापान साइड, हाँ, जापान, साइड, फिलीपींस, है, ताइवान, इंडोनेशिया, हाँ, अमेरिका का पूर्वी, कंबोडिया वगैरह, अमेरिका का पूर्वी तट, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सारे जो है ना देश, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब इसमें आएंगे। यही दक्षिण पूर्व एशिया है, वही है पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र भी। ठीक है, नॉर्मली तौर पे याद रखना। जनवरी 22 से अब तक मंकी पॉक्स के 87,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, 146 मौतें हुई हैं। मंकी पॉक्स के बारे में देखें, कारक क्या, मंकी पॉक्स वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस, ये नाम याद रखना जरूरी। वाह क्या है, कृंतक और प्राइमेट संभावित वाह के रूप में। प्रभाव क्या है, कृंतक जैसे चूहे, बंदर आदि और मनुष्यों पर इसका प्रभाव होगा। लक्षण क्या होगा, बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, थकान, लसीका ग्रंथियों में सूजन, मांसपेशियों में और पीठ में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते और चेचक के समान फोले पड़ जाते हैं। संचरण क्या है इसका, जूनोटिक स्पिलओवर, ये लक्षण आपको देख लेना चाहिए। संचरण क्या, जूनोटिक स्पिलओवर के माध्यम से मानव आबादी में प्रसार होगा। संचरण और मनुष्य के बीच निकट संपर्क संक्रमित शारीरिक तह तरल पदार्थ घाव के संपर्क में आने के माध्यम से प्रसार हो सकता है, ये आपको याद रखना चाहिए। संक्रमण संचरण भी प्रभावित क्षेत्र अफ्रीका के कुछ देश हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के भी कुछ देश इससे प्रभावित हैं। उपचार क्या है, कोई विशिष्ट उपचार स्वीकृत नहीं है। चेचक इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ एंटीवायरल दवाओं जैसे टेको, बीरीमैट, ब्रिंसीडोफोविर, ये सब इसके उपचार में संभव होंगे। ठीक है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप क्या है, अंतरिक्ष दूरबीन इसरो को सौंप दिया गया। ठीक है, ये अंतरिक्ष दूरबीन है, भैया याद रखना है, और ये इसरो को सौंपी गई है अभी। पुणे के अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA द्वारा विकसित है, याद रखना। इस टेलीस्कोप को आदित्य L1 मिशन के साथ एकीकृत करने की तैयारी चल रही है। आदित्य L1 क्या है, ये मिशन की लॉन्चिंग इस वर्ष के अगस्त में संभव है। आदित्य L1 मिशन। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के बारे में देखें तो पहली बार पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन और ऑक्सीजन सामग्री को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण तरंगदैर्घ्य छवियों को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। सूर्य की ठंडी सतह के ऊपर एक उच्च तापमान वाले वातावरण के अस्तित्व का पता लगाने में उपयोगी होगा, ये भी बात याद रखनी हमको। ठीक है, इसके साथ साथ निकट प्रावैनी विकिरण और उच्च ऊर्जा वाली सौर ज्वालाओं की उत्पत्ति, उनमें विभिन्नता जैसे मूलभूत प्रश्नों को हल करने में मददगार होगा। हार्ड एक्सरे से इंफ्रारेड तक सौर विकिरण L1 बिंदु पर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र सहित सौर पवन में कणों का इन सीटू मापन संभव हो जाएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। आदित्य L1 के बारे में देखो भाई, ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। इसरो की पहली अंतरिक्ष वेधशाला हो जाएगी। पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर लैग्रेंजियन बिंदु 1 या L1 बिंदु तक उड़ान भरेगा। ये बिंदु सूर्य के अवलोकन के लिए 5 अनुकूलतम स्थानों में से एक होगा। लैग्रेंजियन बिंदु क्या है भाई, अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होता है जहां 2 बड़े पिंड जैसे पृथ्वी और सूर्य या पृथ्वी चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल तीसरे बहुत छोटे पिंड द्वारा महसूस किए जाने वाले केंद्र अपसारक बल के बराबर होता है। ये होता है लैग्रेंजियन बिंदु होता है। ठीक है, इन बलों की परस्पर क्रिया से संतुलन बिंदु का निर्माण होता है, जहां किसी अंतरिक्ष यान को अवलोकन के लिए पार्क किया जा सकता है। इन्हें लाइब्रेशन पॉइंट भी कहते हैं, हमको ये भी याद रखना है, लाइब्रेशन पॉइंट, जहां पर क्या किया जाए, अंतरिक्ष यान को पार्क कर दिया जाए, मतलब रोक दिया जाए। किसी ग्रह या तारे जैसे प्रमुख पिंडों के आसपास 5 लैग्रेंजियन बिंदु होते हैं। ठीक है, याद रखना ये, किसी ग्रह या तारे जैसे प्रमुख पिंडों के आसपास 5 लैग्रेंजियन बिंदु होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की सतह की परिघटनाओं, अंतरिक्षीय मौसम पर नियमित छवियां अपडेट करना प्रदान करना है। इस मिशन के लॉन्च के बाद L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा तक पहुंचने में लगभग 100 दिन लगेंगे, जहां सभी 7 पेलोड वैज्ञानिक अवलोकन करेंगे। हिग्स बोसान का क्षय, दक्षिण द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिकों को उस दुर्लभ प्रक्रिया का पहला प्रमाण मिला है जिससे हिग्स बोसान का क्षय एक बोसान और एक फोटॉन में होता है। हिग्स बोसान का क्षय किसमें होता है, एक बोसान और एक फोटॉन में होता है। किसने ऐसा किया है, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने ये प्रमाण इनको मिला है। ठीक है, चलो, जेड बोसॉन और फोटॉन पर क्या होते हैं। बोसॉन जो होता है जेड, ये दुर्बल बल का वैद्युत रूप से तटस्थ वाहक है, याद रखना। इसे 1983 में खोजा गया था, ये याद रखने की जरूरत है। द्रव्यमान इसका होता है ना, ये कुछ पता नहीं क्या है। फोटॉन प्रकाशकण है, फोटॉन आपका प्रकाशकण होता है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना, द्रव्यमान इसका नहीं होता भैया, यह विद्युत चुंबकीय बल का वाहक होता है। खोज का महत्व क्या होगा, क्षय प्रक्रिया हिग्स बोसॉन और ब्रह्मांड की प्रकृति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे विभिन्न
कणों के हिग्स बोसान के साथ परस्पर क्रिया के संबंध में जानकारी मिलेगी। हिग्स बोसान के गुणों को समझने से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्रकट करने में मदद हो जाएगी हमें, ठीक है। याद रखना, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा होगी, हमको पता हो गया, बस बात खत्म है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी खोज होने से ये फायदा हो जाएगा। हिग्स बोसान क्या है? इसको गार्ड पार्टिकल भी कहते हैं, ये भी याद हो गया। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया पेपर में। इसकी खोज 2012 में हुई थी, याद रखना है। यह कण भौतिकी के अध्ययन में प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ, भौतिकी के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुआ है। हिग्स बोसान की खोज का पीटर हिग्स और फ्रांकोइस एंगलर्ट को 2013 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। यह हिग्स फील्ड से जुड़ा मौलिक कण है, हिग्स फील्ड से जुड़ा मौलिक कण होता है। यह एक ऐसा फील्ड है जो इलेक्ट्रॉनों और क्वार्क जैसे अन्य मौलिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। हिग्स फील्ड क्या होता है? ये अपनी अद्वितीय, एक चीज और, सभी मौलिक कणों में द्रव्यमान नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये अपनी अद्वितीय विशेषताओं गुणों के कारण डार्क मैटर के संकेतों को खोजने में सहायता भी कर सकता है। हिग्स बोसान को 1964 में पीटर हिग्स, फ्रांकोइस एंगलर्ट और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने समझने के लिए प्रस्तावित किया कि कुछ कणों के में द्रव्यमान क्यों होता है। वैज्ञानिकों ने 2012 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की सहायता से इसकी पुष्टि भी की। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या भाई? एक विशाल और जटिल मशीन है, याद रखना। इसे भौतिकी के मौलिक कणों सबसे छोटे गैस निर्माण ब्लॉक कणों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। यह एक लंबी ट्यूब के समान होता है जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर 100 मीटर की गहराई पर स्थित है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है, 100 मीटर की गहराई पर है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर है। पेटकोक क्या है? सरकार ने लिथियम आयन बैटरी के लिए कच्चे माल के रूप में पेटकोक की आयात की अनुमति दी है। लिथियम आयन बैटरी के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाला है पेटकोक, जिसे भारत सरकार ने अनुमति दे दी है आयात करने की, ठीक है। पेटकोक क्या है? तेल शोधन प्रक्रिया से प्राप्त एक कार्बनिक उत्पाद होता है, याद रखना। ईंधन के साथ साथ इसका उपयोग लिथियम आयन बैटरियों के निर्माण के लिए किया जाता है। ये तेल के आसवन विधि से निर्मित एक स्पंजी ठोस उत्पाद है जिसे कोयले के समान ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। ईंधन के रूप में उपयोग किया, कोयले के समान ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उच्च कैलोरी मान होता है इसका। परिवहन भंडारण में आसानी के कारण यह कोयले के प्रतिस्थापन के लिए विकल्प भी हो सकता है। क्या नाम है? पेटकोक नाम है इसका, याद रखना। ब्लेजर क्या है? लद्दाख के हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से लगभग 950 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ब्लेजर बीएल लैक्रेटे का अवलोकन किया। किसने किया? हानले के जो भारतीय खगोलीय वेधशाला के शोधकर्ता लोग हैं, इन्होंने ऐसा कुछ जानकारी हासिल किया है। जो पृथ्वी से कितना दूर? 950 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। बीएल लैक्रेटे नाम है इसका, याद रखना। बीएल लैक्रेटे क्या है? एक पृथ्वी से 950 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित ब्लेजर है, ठीक है, याद रखना। ये एक प्रकार की आकाशगंगा है जिसे एक विशाल ब्लैक होल द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। गामा किरणों, एक्सरे, रेडियो तरंगों से अत्यधिक ऊर्जावान कणों विकिरण के उत्सर्जन के लिए जानी जाती है ये ब्लेजर, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, बोल्ट टाइफून क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने चेतावनी दी है कि बोल्ट टाइफून ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है जो भविष्य के संकटों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे को बाधित कर सकता है। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। बोल्ट टाइफून ऐसे नॉर्मल समझ लो, ये कथित हैकिंग समूह है जिसे चीन द्वारा समर्थित माना जाता है। इस समूह में खुफिया जानकारी एकत्र करने, डिजिटल स्थिति पहुंचाने की क्षमता होती है। इस संगठन पर मुख्य रूप से संयुक्त अमेरिका से में सेना और सरकार से संबंधित संगठनों की जानकारी चोरी करने का आरोप है। और का क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के सहयोग से अपने नए एआई भाषा मॉडल ओरका को लॉन्च किया। किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने एआई भाषा मॉडल लॉन्च किया है, ओरका नाम इसका। तो ओरका पूछ लिया जाए क्या है, तो ओरका भैया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई एआई भाषा मॉडल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसके सहयोग से किया है? ओपन एआई के सहयोग से। ओरका एक भाषा मॉडल होता है जिसे GPT-4 की तर्क प्रक्रियाओं का अनुकरण करके छोटे भाषा मॉडलों की सीमाओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसे विशिष्ट कार्यों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है क्योंकि इसे GPT-4 जैसे बड़ी भाषा मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। यह आकार में छोटा है, इसलिए इसे चलाने संचालित करने के लिए कम कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह आकार में छोटा है, याद रखना, चलाने संचालित करने के लिए कम कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता है। GPT-4 की मदद से स्पष्टीकरण, चरण दर चरण विचार प्रक्रियाओं, अन्य जटिल निर्देशों को सीखने में सक्षम करेगा। ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। बिग बेन ओरका जी, ये भाषा फाउंडेशन, ये नहीं जरूरी है। ओरका सैट, एलसैट, ग्रे, जीमैट जैसी व्यावसायिक और शैक्षिक परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन को भी प्रदर्शित करता है, ये इंपॉर्टेंट। लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? लेप्टोस्पायरोसिस क्या भाई? विश्व में एक महत्वपूर्ण संक्रामक रोग है। ये एक संक्रामक रोग है, लेप्टोस्पायरोसिस। एक संभाव्य घातक जूनोटिक जीवाणु रोग है, याद रखना, जो भारी वर्षा बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर फैलता है। सूखा में नहीं फैलेगा। इसका कारण क्या है? लेप्टोस्पायरा वंश का लेप्टोस्पायरा इंट्रोगेंस जीवाणु होता है। संक्रमण मनुष्य और पशु दोनों में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। वाहक जंगली घरेलू जानवर जैसे कृंतक, मवेशी, सुअर, कुत्ते, ये सब इसके वाहक होते हैं। संचरण की बात करें, पशुओं से मनुष्य में संचरण होता है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य में संचरण नहीं होता है, ये याद रखना। मनुष्य से मनुष्य में नहीं होता, लेकिन पशु से मनुष्य में हो ही जाएगा, क्योंकि पशुओं में ही फैल रहा है ना, तो पशुओं से मनुष्य में आ सकता है, लेकिन मनुष्य उसका वाहक नहीं है, ठीक है, याद रखना। इस रोग का प्रसार संक्रमित पशुओं के मूत्र के संपर्क में आने से होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि पशुओं के मूत्र में लेप्टोस्पायरा जीवाणु होते हैं, मनुष्य संक्रमित पशुओं के मूत्र के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप जैसे मिट्टी, जल के माध्यम से संपर्क में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी त्वचा में कोई घाव होता है वो ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे व्यक्ति जो कृषि क्षेत्र, पशुओं के साथ सैनिटरी सेवाओं में कार्य करते हैं वो ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे व्यक्ति जो दूसरी झीलों, नदियों में मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेते हैं वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। लक्षण क्या? मनुष्य में संक्रमण रोगी को बुखार आएगा, ठंड लगेगी, सर दर्द होगा, लक्षण या कोई लक्षण नहीं दिखता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई लक्षण नहीं दिखता है, ये भी हो सकता है, या फिर बुखार हो जाएगा। गंभीर संक्रमण में रोगी का यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, मस्तिष्क से कई अंग विफल भी हो सकते हैं। संक्रमण में, गंभीर संक्रमण का मामला हो जाएगा, ठीक है। पशुओं, मवेशियों, सूअरों में प्रजनन विफलता एक चीज, दूसरा मृत जन्म, कमजोर बछड़े पैदा होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुत्तों में बुखार होगा, पीलिया, उल्टी, दस्त, गुर्दे की विफलता, मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग को वन हेल्थ दृष्टिकोण से नियंत्रित किया जा सकता है, ये ध्यान। वन हेल्थ क्या है? एक अंतः विषय दृष्टिकोण है जो मनुष्य, पशु, पौधों, इनके साझा पर्यावरण के साथ के बीच अंतर संबंधों को पहचानता है, ये है वन हेल्थ।
प्रत्येक वर्ष इतना ये प्रभाव इसका नहीं देखना है, लेकिन एक चीज देखना है, ये गर्म आर्द्र जलवायु वाले देशों जैसे भारत, श्रीलंका, फ्रांस, सोमालिया, मेक्सिको में अधिक फैलता है। चुनौती यह है कि विश्वसनीय इसका निदान तक सीमित पहुंच है, चिकित्सकों के बीच जागरूकता की कमी है, पर्यावरण निगरानी की भी कमी है। ठीक है, हिरोशिमा एआई प्रक्रिया क्या है? 19 से 21 मई को जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन, ये देखो ये कहाँ हुआ है, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 19 से 21 मई के बीच में जापान में हुआ। जापान में भी कहाँ हुआ? हिरोशिमा में ही हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रक्रिया की शुरुआत। हिरोशिमा आर्टिफिशियल प्रक्रिया क्या भाई? इंटेलिजेंस प्रक्रिया क्या है? G7 समूह द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने, इसके भविष्य को निर्धारित करने का एक प्रयास है, याद रखना इसको। यह आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को व्यावहारिक परियोजनाओं के संचालन के नीतिगत विकास और एआई पर वैश्विक भागीदारी के प्रभाव पर विचार करने के प्रोत्साहित करता है। OECD जो है ना, ये वर्ल्ड बैंक समूह का एक सदस्य भी है, ये भी याद रखना। उसकी ब्रांच है ये वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक समूह का से संबंधित है। जनरेटिव एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, बौद्धिक संपदा अधिकार, एआई प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग आदि से केंद्रित क्षेत्र है। एआई पर वैश्विक भागीदारी क्या है भाई? GPAI क्या है? एक बहुपक्षीय पहल का उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं का अनुसंधान प्रेरित गतिविधियों का समर्थन करना है, ताकि एआई पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक खाई को कम किया जा सके। यह G7 भीतर विकसित एक विचार का परिणाम है, ये याद रखना है, जिसे जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ लॉन्च किया गया। वर्तमान में इसके 29 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, तो भारत भी शामिल है, आपको याद रखना है। GPAI में भारत भी है। OECD इसके सचिवालय की मेजबानी भी करता है, तो ये भी पता हो गया इसका सचिवालय कौन है। जनरेटिव एआई क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके नई मूल सामग्री डाटा बनाना शामिल है। उपयोग चित्र, संगीत, अन्य प्रकार की मीडिया सामग्री उत्पन्न जनरेट करने में। उदाहरण जैसे चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपन एआई द्वारा विकसित एक चैटबॉट है, इसका एक उदाहरण है। ठीक है, महत्व क्या है? ये एआई विनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, साझा मूल्य मानक स्थापित करेगा भाई। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार जैसे मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने में सहायक भी होगा। ठीक है, एआई विनियमन पर राज्य केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय बहुहितधारक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देगा, ये इसका महत्व है। इमेंस के लेवल से अच्छे खासे स्थिति में है। G7 देशों के बीच आपसी सहमति, इसमें चुनौतियां हैं। G7 देश HAP के परिणामों प्रतीक्षा के बजाय स्व केंद्रित होकर कार्य कर रहे हैं, ये चुनौतियां ये भी है। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंधों की आवश्यकता है। एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट क्या है? ये इसरो और रमन शोध संस्थान, इन दोनों का नाम याद रखना भाई, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट विकसित की जा रही, 2023 के अंत में इसको लॉन्च करना है। कौन कौन करेंगे? इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट क्या है? एक्सोप्लैनेट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलारिमेट्री सैटेलाइट है। उद्देश्य विषम परिस्थितियों में ब्रह्मांड के सबसे चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिकी का अध्ययन करना है, इसका उद्देश्य है। चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों में पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइनरीज, ये आपको पता होना चाहिए। चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों में कौन कौन आते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है पेपर में, तो पल्सर आएगा, ब्लैक होल आएगा, एक्सरे आएगा, बाइनरीज आएगा, सक्रिय गैलेक्टिक आएगा, नाभिक गैर थर्मल सुपरनोवा अवशेष भी इसमें शामिल होंगे। एक्सपो सेट 2 पेलोड पॉलिक्स और एक्सपेक्ट के साथ पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस सैटेलाइट का जीवन काल 5 साल का होगा। ये फिलहाल इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल याद रख सकते हैं, पढ़ सकते समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का अन्य प्रमुख सैटेलाइट नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले लॉन्च हो चुका है। एक्सरे क्या होती है? एक्सरे के बारे में कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, ध्यान रखना। इसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य होती है, याद रखना इसको। इतनी लघु की कुछ एक्सरे कई तत्वों के एक परमाणु से भी छोटी हो सकती हैं। किसी वस्तु का भौतिक तापमान उनके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य को निर्धारित करता है। वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी, उत्सर्जन भी उतनी ही कम होगी। ठीक है ना? एक्सरे लाखों डिग्री सेल्सियस की वस्तुओं जैसे पल्सर, गांगेय, सुपरनोवा अवशेष, ब्लैक होल से आती है। एक्सरे यहीं से आती है, याद। प्रकाश के सभी रूपों की तरह एक्सरे में गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, याद रखना। ध्रुवीकृत प्रकाश एक ही दिशा में कंपन करने वाली 2 प्रकार की तरंगों के साथ अधिक है। चलो ये हो गया, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटोस्टेरॉल बायोटा, ये छोड़ दो मेरे ख्याल से, ये देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के समीप समुद्र में एक चट्टान के भीतर इसकी खोज हुई है, जीवाश्म अवशेष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया संयोजन वाली एक जटिल संरचना वाले यूकेरियोट्स नामक जीवों के परिवार से संबंधित है। अवधिकाल 1.6 अरब वर्ष पूर्व के प्रोटेरोजोई की यौन अवधि के हैं। स्रोत जीवन के जटिल विकास, पृथ्वी पर जीवन के विकास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। रक्षा की बात करेंगे। KSS थर्ड बैच सेकंड पनडुब्बी, ये क्या भाई? दक्षिण कोरिया ने भारत को उन्नत ये पनडुब्बी प्रदान करने का विशेष प्रस्ताव दिया। कि कौन दे रहा भारत को? दक्षिण कोरिया दे रहा है इसे। ठीक है, ये याद रखना, दक्षिण कोरिया से मिलेगा भारत को, रूस अमेरिका से नहीं मिलने वाला है। ये पनडुब्बी है क्या? दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, ये ध्यान रखना। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों की श्रृंखला, इसे 2 श्रृंखलाओं में विकसित किया जा रहा है। पनडुब्बियों की बैच सेकंड श्रृंखला KSS थर्ड कार्यक्रम का दूसरा चरण है, तो ये ध्यान रखना है। बैच 1 श्रृंखला दोसा चांगो श्रेणी, ये नाम है इसका, की तुलना में बैच सेकंड श्रृंखला जंग बोगो श्रेणी डिजाइन आयु संचालन के मामले में उन्नत। इसे देवू शिप बिल्डर्स, बिल्डिंग मशीन, मरीन इंजीनियरिंग एवं हुंडई हैवी इंडस्ट्री संयुक्त रूप से किसने विकसित किया, ये भी पता होना चाहिए। विशेषता क्या है? 89 मीटर लंबी है भैया, 9.6 मीटर चौड़ी है। ये विस्थापन 3600 टन के लगभग है। 50 सदस्यों के चालक दल को ले जाने में सक्षम भी है। 10 वर्टिकल लॉन्चर लगाए गए इसमें, जिसके कारण इसमें अधिक उन्नत युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सोनार प्रणाली, सब कुछ मारक क्षमता इसमें उपलब्ध है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी से लैस है, ये याद रखना। ये जो इसे जल के अंदर मजबूती, जीवन प्रत्याशा, अधिक स्थायित्व अवधि के साथ उच्च गति पर परिभ्रमण करने में सक्षम भी बनाती है।
युद्ध की स्थिति में बड़ी संख्या में सबमरीन प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जिसे ह्यूनमू मिसाइल के डेरिवेटिव के रूप में भी जानते हैं। फतह क्या है? ईरान ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण और परीक्षण का दावा किया। हाइपरसोनिक मिसाइल भैया फतह कहाँ का है? ईरान का है। फतह मिसाइल मारक क्षमता होगी 1400 किलोमीटर, ध्वनि की चाल से 15 गुना अधिक तेज है, गति है इसकी। विशेषता कथित तौर पर किसी भी क्षेत्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली से होकर गुजरने में ये सक्षम भी है। हाइपरसोनिक हथियार होते क्या है? ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज गति से उड़ने में सक्षम होते हैं। ध्वनि की गति को मैक 1 माना जाता है। मैक 1 से अधिक की गति सुपरसोनिक होती है, याद रखो। मैक 1 ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैक 1 से अधिक की गति सुपरसोनिक, और जबकि मैक 5 से अधिक गति को हाइपरसोनिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। हाइपरसोनिक हथियार वायुमंडल में अत्यधिक तेजी से गति करते हैं, जो हथियार की पहचान अवरोध को बेहद कठिन बना देता है। ध्यान रखना। रडार और वायु रक्षा प्रणालियों का पता तब तक नहीं लगा सकती हैं जब तक कि वो बहुत निकट ना हो। ऐसे में रक्षा प्रणालियों के पास प्रतिक्रिया के लिए अल्प समय होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी गतिशीलता के मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं, दो वर्ग हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है। क्रूज मिसाइल लक्ष्य के निर्धारित होने के बाद उच्च गति वाले स्क्रैमजेट इंजन से संचालित होती है। दोनों में ये अंतर है, याद रखना है। हाइपरसोनिक मिसाइल खतरे का एक नया 1000 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या होगी? ये स्पीड हो सकती है, क्या स्पीड हो सकती है इसकी? इससे ज्यादा स्पीड होगी। भारत कथित तौर पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल परियोजना के हिस्से में स्वदेशी दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा। भारत भी ऐसा कर रहा है। भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO ने जून 2019 सितंबर 2020 में 6 मैक वाले स्क्रैमजेट का सफल परीक्षण किया है। भारत ने पहले ही कर रखा है इसका परीक्षण। भारत और उसके संयुक्त विकास के तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक हाइपरसोनिक संस्करण भी विकासाधीन है। अंजदीप क्या भाई? नौसेना के गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर द्वारा निर्मित पनडुब्बी रोधी जलयान पोत है अंजदीप, याद रखना। तमिलनाडु के कट्टुपल्ली पोर्ट में लॉन्च हुआ है। किसने बनाया है? गार्डन रीच बिल्डर्स इंजीनियर्स द्वारा निर्मित है। अंजदीप के बारे में देखें तो अंजदीप जो है 2019 में कोलकाता में है। गार्डन रीच बिल्डर्स, ये भी आप याद रखना है। 2019 में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और रक्षा मंत्रालय के बीच हुए अनुबंध के 8 जहाजों में से तीसरा है। इसका नाम कर्नाटक के कारवार बंदरगाह पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? कर्नाटक के कारवार बंदरगाह पर एक अंजदीप द्वीप है, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। यह जहाज नौसेना के एंटी सबमरीन वारफेयर कार्वेट की अर्नला श्रेणी के जहाज अभय का स्थान ले लेगा। ये आपको याद रखना है। एंटी सबमरीन वारफेयर वो कार्वेट है, अर्नला। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अर्नला क्या है भाई? तो अर्नला जो है नौसेना का एंटी सबमरीन वारफेयर कार्वेट, ठीक है। इसकी जगह पे ये आएगा अभय की जगह पे, तो अभय का भी नाम याद रखना है और अर्नला का भी नाम याद रखना है। ये जहाज तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन सतह निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया। लगभग 77 मीटर लंबे इस जहाज की अधिकतम गति होगी 77 मीटर लंबा है, ये याद रखना है। गति है 25 समुद्री मील, 1800 समुद्री मील की संचालन क्षमता के साथ 900 टन तक भार ले जाने में सक्षम भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्माडो क्या भाई? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम कंपनी द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के लिए निर्मित आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल नाम दिया गया है आर्माडो, याद रखना। किसने किया? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम कंपनी ने निर्मित किया है इसको। इसकी डिलीवरी MDS द्वारा नौसेना को डिलीवरी होगी, शुरू हो गई है। आर्माडो की विशेषता देखें तो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 4 व्हीलर वाहन है। एक चालक 5 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सिस्टम से लैस है। 400 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक। 12 सेकंड में 0 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम भी है, 12 सेकंड में, याद रखना। इसका मल्टी फ्यूल डीजल इंजन 216 हॉर्स पावर की अधिकतम शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। उपयोग क्या है? आतंकवाद रोधी अभियानों, खुले रेगिस्तानी क्षेत्रों में छापे मारने, टोही मिशनों में है इसका उपयोग। विशेष बलों, त्वरित प्रतिक्रिया दलों द्वारा पारंपरिक संचालन, हथियार ले जाने, सीमा पर गश्त आदि के लिए इसका काम है। तापस क्या है? DRDO भारतीय नौसेना ने तापस मानव रहित हवाई वाहन है, याद रखना। कमांड एंड कंट्रोल क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। क्या ये मानव रहित हवाई वाहन है? नाम है तापस, और इसको विकसित किया है DRDO और भारतीय नौसेना ने, याद रखना। कमांड एंड कंट्रोल क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। तापस क्या है? पूर्व पहले इसका नाम होता था रुस्तम 2, याद रखना। वर्तमान नाम तापस BH-201 है। क्या है ये? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मानव रहित हवाई वाहन है। सार्वजनिक प्रदर्शन देखें इसका तो पहली बार इसका बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में इसका प्रदर्शन हुआ था। निर्माण किया DRDO के निर्देशन में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने, याद रखना। प्रभावी रूप से दिन और रात दोनों स्थिति में चलेगा, ध्यान रखना। दिन रात दोनों में चलवाएगा। 20.6 मीटर विंग स्पैन, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति है इसकी। अधिकतम 350 किलोग्राम तक के विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम है। सेंसर कैमरे से उच्च रेजोल्यूशन की तस्वीरें, वीडियो कैप्चर करने में सक्षम है। 18 घंटे से अधिक की उड़ान क्षमता के साथ 28,000 फीट की ऊंचाई पर परिचालन करने में भी सक्षम है, ठीक है। ये थोड़ा में ध्यान रखना। तीनों सेनाओं की खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग तो ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। बात करें हम कृषि से संबंधित तो एक है करी ईसद आम। करी ईसद आम के बारे में बात करेंगे तो कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के अंकोला तालुक में उगाए जाने वाले करी ईसद आम को GI टैग प्रदान किया गया। GI टैग मिला हुआ इसको, कहाँ मिला है? ये कर्नाटक को मिला होगा। कर्नाटक को मिला होगा तो उत्तरी कन्नड़ जिले को मिला होगा। अगर उत्तरी कन्नड़ जिले को मिला तो ये मिला है अंकोला तालुक को, याद रखना इतना। विशेषता क्या है? अनूठी सुगंध इसकी होती है, बेहतर स्वाद है इसका, अत्यधिक गूदा इसमें होता है, आकार के कारण प्रसिद्ध है। फल बड़े और तिरछे अंडाकार होते हैं, जिसमें प्रत्येक पुष्प गुच्छ में सामान्यतः एक फल होता है। इसके गूदे का उपयोग 48 प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा व्यंजन बनाया जाएगा तो हमको भी नहीं पता। ईसद आम की और भी प्रजातियां हैं, जैसे करी ईसद। आप ऐसे भी याद रखना, इन सबके नाम देके पूछ सकता है ये किसकी प्रजातियां हैं। करी ईसद और बिली ईसद पूछा जा सकता है। करी ईसद और बिली ईसद किसकी प्रजातियां हैं? तो ये आम की प्रजातियां हैं जो कर्नाटक में पाई जाती हैं। करी ईसद क्या है? अधिक गूदेदार मिठास के
साथ पतले छिलके वाली आम की प्रजाति है और बिली जो है इसका छिलका मोटा होता है, इसमें गूदे और मिठास की मात्रा भी कम होती है। योजना और कार्यक्रमों की बात करें तो सिटीज 2.0 सरकार ने शहरी नवोन्मेष एकीकरण संधारणीयता निवेश के दूसरे चरण को मंजूरी दी, इसे सिटीज 2.0 नाम दिया गया है। सिटीज का फुल फॉर्म क्या भाई? सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये किसके लिए है? शहरी नवोन्मेष एकीकरण संधारणीयता निवेश के दूसरे चरण के लिए, शहरी नवोन्मेष एकीकरण संधारणीयता निवेश। ठीक है, इसके लिए क्या है सिटी परियोजना? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक कार्यक्रम है, ये याद रखना। इसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य आपको ये याद रखना है। फ्रांसीसी विकास एजेंसी क्रेडिटन स्टार्ट फॉर विडेराफबाउ जर्मनी स्थित निवेश और विकास बैंक है। यूरोपीय संघ राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान एनआईयूए के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। इसके पहले चरण में कुल 933 करोड़ रुपए का परिव्यय था। जुलाई 2018 में 12 शहर, ये याद रखना 12 शहर कौन से थे? अगरतला, अमरावती, अमृतसर, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, हुबली, धारवाड़, कोच्चि, पुडुचेरी, सूरत, उज्जैन, विशाखापट्टनम में प्रारंभ किया गया था 2018। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में चयनित शहरों को उनकी विशिष्ट शहरी चुनौतियों का समाधान करने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, सिटीज के 3 प्रमुख स्तंभ है। एक तो है नवोन्मेष, ये पहले शहरों को उनकी शहरी चुनौतियों का समाधान करने के नवोन्मेष ही समाधान प्रस्तावित करने के प्रोत्साहित करती है। दूसरा है एकीकरण, एकीकरण में क्या होगा? सिटीज विभिन्न शहरी प्रणालियों क्षेत्रों के एकीकरण को बढ़ावा देता है, उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। संधारणीयता भी है, ये पहले शहरी विकास में स्थिरता के महत्व पर जोर देती है। सिटीज 2.0 क्या है? सिटीज 2.0 को 18 शहरों में लागू किया जाएगा, याद रखना। एक प्रतियोगिता के आधार पर इनका चयन भी होगा, याद रखना। 2023 से 27 की अवधि तक लागू किया जाएगा, याद रखना। 3 स्तर पर ध्यान देने के साथ साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करती है। और ये जो 3 स्तर है वो कौन कौन से भाई? शहरी स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती ज्ञान का प्रसार। सिटीज 2.0 के 3 प्रमुख घटक भी हैं। घटक 1 है 18 शहरों की वित्तीय तकनीकी सहायता रहेगी। फिर घटक 2 हो जाएगा, ये सब जलवायु डाटा बेस बनाने, नगरपालिका क्षमता निर्माण के लिए समर्थन करेगा। घटक 3 शहरी भारत में जलवायु शासन को आगे बढ़ाने के केंद्र राज्य शहर की स्तर पर। एक है माहिर मिशन, माहिर मिशन के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, वैसे अभी बहुत ज्यादा है। विद्युत मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, मिहिर नाम है ना इसका, क्या नाम है? माहिर है, सॉरी हाँ, मिशन एंड एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, माहिर मिशन। उद्देश्य क्या है इसका? फुल फॉर्म याद रखें। विद्युत क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान विकास प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाएगा। ये उभरती विद्युत प्रौद्योगिकियों की पहचान कर उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती के लिए बृहद पैमाने पर विकसित करने पर केंद्रित है, याद रखना। इस मिशन की प्रारंभिक अवधि है 2023-24 से 27-28 तक। संरचना 2 स्तरीय होगी, एक होगी तकनीक कार्य क्षेत्र समिति, दूसरी होगी शीर्ष समिति। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ये क्या है भाई? केरल सरकार ने 5 जून को केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? केरल सरकार ने लॉन्च किया है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क 5 जून को। क्या है ये? 30,000 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है, याद रखना। इंटरनेट के अधिकार को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला केरल पहला राज्य बन गया। KFON एक अवसंरचना प्रदाता के रूप में कार्य करेगा, जो केबल ऑपरेटरों सहित सभी सेवा प्रदाताओं के साथ अवसंरचना साझा करेगा। ये केरल राज्य विद्युत बोर्ड, ये याद रखना। साथ में केरल ITI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड KFON परियोजना के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर है। उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी घरों सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुनिश्चित करेगा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में गति भी प्रदान करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चांगथी साक्षरता परियोजना, अब रोक दें क्या? रोक दिया जाए जी सर, कल करवा दें। सर एक न्यूज है, इसे पढ़ा दीजिए और फिर सूचकांक बचेगा। कौन सा? अच्छा एक और ये पढ़ा दें, चलो इसको भी देख लेते हैं। चांगथी साक्षरता परियोजना क्या है? इसके तहत चांगथी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को मलयालम और हिंदी लिखना पढ़ना सीखना था। ये आपको याद रखना पूरा भाई। चांगथी साक्षरता परियोजना क्या है? तो ये एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य था प्रवासी श्रमिकों को मलयालम और हिंदी लिखना पढ़ना सीखना था। ठीक है, केरल साक्षरता मिशन द्वारा संचालित है, याद रखना। प्रवासी श्रमिकों को राज्य के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को समझने में सक्षम बनाकर केरल में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले बहिष्करण की समस्या का समाधान करती है। इस परियोजना में विशेष रूप से स्वच्छता, स्वास्थ्य, मूल्य, श्रमिकों के अधिकार जैसे विषय शामिल होंगे, याद रखना। वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई, 2019 में शुरू हुई थी चांगथी परियोजना। त्रिशूर जिले के कोलाजी पंचायत को चयनित किया गया। इसके तहत श्रमिकों की कार्यावधि के बाद उनके आश्रयों में कक्षाओं की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्ट और सूचकांक है, इसको हम दोपहर वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब इसको रोक देते हैं। ठीक है सर एक टेस्ट भेज दीजिए कोई सा भी, अभी वो लगा लिया है ना आप लोग, क्या बोलते हैं, कौन सा टेस्ट? बजट वाला। सर अभी उसी को फिर से सर लगा रहे हैं। ठीक, एक बार सर हुआ है लेकिन बहुत सारा गलत। हाँ तो ठीक है, ये है अपनी मैगजीन से। यहाँ पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट। अभी 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी हुआ है ये आपको याद रखना, तो FSI के द्वारा जारी किया गया है। बड़े राज्य में पहली श्रेणी में केरल है, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर आपका कौन सा है? तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा पहले पर, दूसरे पर मणिपुर है, तीसरे पर सिक्किम आपका आ रहा है। अगर हम यूटी के रूप में देखें तो जम्मू कश्मीर पहले पर, दूसरे पर दिल्ली है, तीसरे पर आपका चंडीगढ़ आएगा। मानदंड क्या है इसके? एक तो मानव संसाधन डाटा है, अनुपालन है 28%, खाद्य परीक्षण अवसंरचना प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 8%, उपभोक्ता अधिकारिता और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रैंक में सुधार, ये इसके मानदंड है। कितने मानदंड है? टोटल है भैया 6। ठीक है, लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक 2023 यूएनडीपी, पहली बात तो यूएनडीपी का है।
लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक जारी हुआ है। महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाले वैश्विक प्रयासों अभियानों के बावजूद अधिकांश व्यक्ति अभी भी महिलाओं के प्रति पक्षपाती धारणा रखते हैं। मानदंड जैसे क्या है? लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक महिलाओं के खिलाफ लैंगिक असमानता के मूल कारणों का गहराई से विवरण प्रदान करता है जो महिलाओं और लड़कियों की प्रगति में बाधा डालते हैं। ठीक है, इसे पहली बार कब लाया गया? 2019 में पेश किया गया। इस सूचकांक में 4 प्रमुख आयाम है। कौन कौन से हैं भाई? महिलाओं और लड़कियों को संस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वो 4 प्रमुख आयाम। मुख्य निष्कर्ष क्या है? GSNI 91 देशों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित 91 देशों के आंकड़ों पर आधारित 2023 के लिए जारी सूचकांक के प्रकाशन में कोरिया गणराज्य ने वित्तीय समर्थन दिया। इसके प्रकाशन में कोरिया गणराज्य ने वित्तीय समर्थन दिया। दुनिया की आधी आबादी का मानना है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं। याद रखो, राष्ट्र प्रमुख के सरकार प्रमुख के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी 95 से लगभग 10% पर स्थिर बनी हुई है। 95 से 40% अधिक लोगों का मानना है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष बेहतर व्यावसायिक अधिकारी बनते हैं। श्रम बाजार में महिलाएं 1/3 से भी कम प्रतिनिधित्व पदों पर हैं। 25% लोगों का मानना है कि पुरुष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा उचित है। यह आपको याद रखना डाटा है। महिलाएं पहले से कहीं अधिक कुशल और शिक्षित हैं, इसके बावजूद औसत लैंगिक आय अंतर पुरुषों के पक्ष में है। ठीक है, भारत के निष्कर्ष क्या है? भारत में 68.9% व्यक्तियों का मानना है कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक बेहतर है। 38.5% व्यक्ति महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए उच्च शिक्षा अधिक आवश्यक मानते हैं। 75.09% आर्थिक मामलों में पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझते हैं। महिलाओं की सुचिता के मामले में 92.39% व्यक्ति महिलाओं के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह रखते हैं। अब आगे है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट जारी किया। किसने किया है? तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने जारी किया भाई। क्या है उद्देश्य इसका? निष्पादन माप उपकरण के रूप में कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक माप। क्या होगा? शुल्क स्टेशन पर कार्गो रिलीज में निर्धारित हो जाएगा। अध्ययन में बंदरगाह होंगे, समुद्री बंदरगाह या कार्गो कॉम्प्लेक्स होगा, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो होगा, एकीकृत चेक पोस्ट, ये सब इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति। यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व बैंक द्वारा जारी संयुक्त कुपोषण अनुमान के अनुसार वैश्विक क्षेत्रीय रुझानों के अनुरूप भारत में 5 वर्ष से कम आयु में स्टंटिंग में निरंतर कमी दर्ज की गई है। कौन कौन है? यूनिसेफ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व बैंक है। इन तीनों ने मिलकर ये जारी किया है और उन्होंने ये पाया भी है। ठीक है, रिपोर्ट का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि वैश्विक स्तर पर स्टंटिंग की व्यापकता पर 2012 के 26.3% से घटकर 2022 में 22.3% हो गई है। ये आपको याद रखना चाहिए। दक्षिण एशिया में गिरावट बहुत तीव्र थी। ये आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रीय स्थिति बात हो रही है, क्योंकि 40.3% से घटकर 30.5% हुई। वैश्विक रूप से वजन के मामले में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी व्यापकता 5.5 से बढ़कर 5.6 हुई। ठीक है, आगे बात करें भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग 2012 में 41.6% थी, जो 2022 में 31.7% हो गई है आज के समय। पिछले दशक में स्टंटिंग के वैश्विक बोझ में भारत की हिस्सेदारी 30 से घटकर 25 हो गई है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। लंबाई में कमी को स्टंटिंग कहते हैं। आयु के अनुसार लंबाई में कमी हो तो उसी को स्टंटिंग बोलते हैं। ठिगनापन कहते हैं, बावनापन कहते हैं। ये दीर्घकालिक अल्प पोषण की स्थिति को दर्शाता है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? 2022 में भारत में चाइल्ड वेस्टिंग का प्रसार हुआ 18.7%। इस संदर्भ में वैश्विक बोझ में भारत की हिस्सेदारी रही 49%। लंबाई के अनुपात में कम वजन को वेस्टिंग कहते हैं। आपको ये याद रखना है। ये तीव्र अल्प पोषण की स्थिति को दर्शाता है। अल्प पोषण जनसंख्या के अनुपात में भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता को प्रदर्शित करता है। मोटापे में भी वृद्धि हुई। 2012 में 2.2% थी, 2022 में 2.8% हो गई। जैसे भारत द्वारा वैश्विक हिस्सेदारी में लगभग 8.8% का योगदान भी हुआ है। ठीक है, मोटापा के मामले में। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मंत्रालय और संगठन की। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय 1871 में कृषि विभाग की स्थापना। कौन भाई? 1871 में कृषि विभाग की स्थापना हुई। 1947 में कृषि विभाग को कृषि मंत्रालय के रूप में नामित कर दिया गया। याद रखना, भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 अगस्त 2015 को कृषि मंत्रालय का नाम बदल दिया गया और 2015 को नाम रखा गया कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। इसकी जो रिपोर्ट है वो है कृषि सांख्यिकी एक नजर में। वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। तो याद रखिए। संरचनाओं की बात करें, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय में 2 विभाग शामिल हैं। एक तो आता है कृषि किसान कल्याण विभाग, दूसरा आता है कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग आता है। मंत्रालय का स्वायत्त संगठन है, जैसे एक है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके बारे में एक चीज आपको याद रखना है, इसका जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ध्यान रखना भाई, ICAR भारत में कृषि शिक्षा अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। ये आप याद रखना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR ने देश के किसानों के लिए किसान कृषि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर एग्री एप्स नेविगेशन नामक एक एकीकृत मोबाइल ऐप जारी किया है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में। संबद्ध संगठनों की बात करें, महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र नई दिल्ली 2012 में स्थापित हुआ। ये इससे संबद्ध संगठन है। 3 विवादास्पद कृषि कानून भी रहे हैं। 2020 वाला जो कानून रहा, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम, किसानों को अपनी उपज को कृषि उपज विपणन समिति मंडियों के बाहर विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करना। फिर एक आया था कृषक कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये कृषकों को सीधे व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातों से जोड़ना और कृषि क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों को बढ़ावा देना था। एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ये आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी वस्तुओं को हटाना है। इन तीनों कानूनों के व्यापक विरोध को देखते सरकार ने निरस्त ही कर दिया। इन्हीं तीनों पर विवाद था, तो ये तीनों को याद भी रखना। हो सकता है कि इस बार पूछ भी ले। ठीक है, जरूरी है कि पूछे। मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं, जैसे एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,
2007 में शुरू हुई है। कृषि संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीस की योजना है। प्रारंभ में ये केंद्रीय छत्तीस योजना थी, 14-15 में केंद्र प्रायोजित योजना में परिवर्तित हो गई। इसके बारे में और नहीं जानना, ठीक है। निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है, ये आप याद रख सकते हैं। RKVY रफ्तार, रफ्तार क्या है? रफ्तार है रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन को मंजूरी मिली है, ठीक है। ये याद रखना। 2017 में राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में इसका शुरुआत हुआ था। देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना था, जिसके माध्यम से 12 मृदा स्वास्थ्य मानकों का विश्लेषण, 12 मृदा स्वास्थ्य मानक निर्धारित किए गए हैं, याद रखना, जिससे किसानों को अपने खेत के उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में सही जानकारी मिलती है। ई-नाम पोर्टल क्या है? यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आपको याद रखना है। एक नेटवर्क प्रदान करता है जो कृषि मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति मंडियों को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का रूप देगा। एक है एक मार्क नेट पोर्टल, ये क्या है? कृषि विपणन सूचना नेटवर्क मार्च 2000 में प्रारंभ हुआ। दैनिक बाजार मंडी कीमतों सहित वस्तुओं के मूल्य रुझान, प्रत्येक मंडी की प्रोफाइल जैसी जानकारी प्रदान करता है, जो उत्पादकों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों, नीति निर्माताओं को पारदर्शी और शीघ्रता से वेब आधारित प्रसार की सुविधा प्रदान करता है। डीबीटी एग्री पोर्टल क्या है? 2013 में लॉन्च डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2013 में लॉन्च हुआ था। देश भर में कृषि योजना के लिए केंद्रीय पोर्टल है। किसानों को सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने में मदद करता है ये, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई है, ये रखना भाई। प्राकृतिक आपदाओं, कीट, विभिन्न रोगों की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज देता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, किसानों को नवाचार आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है? ये 2019 में शुरू हुई है। किसान परिवारों को 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 समान किस्त मिलेगी। किसानों की वित्तीय जरूरतों को बाद में इस सभी जोतधारक किस्तों को शामिल कर लिया गया। कृषि अवसंरचना कोष 2020 में शुरू हुआ है। सीमा है 2020 से पहले है ये, हैं? आवाज कट रही? जी सर, अब ठीक है सर। इसमें मध्यम और दीर्घकालिक सस्ते ऋण के माध्यम से फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन, सामुदायिक कृषि करना है। प्रधानमंत्री योजना क्या है? जुलाई 2000 शुरू है। हर एक को है। केंद्र प्रायोजित योजना है। पूर्वोत्तर में 90-10 चलेगा और अन्य राज्य में 25 चलेगा। प्रमुख घटक इसके कौन-कौन से, ये याद रखना। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, पानी, विकास, प्रतिबूध फसल 2015 शुरू प्रतिबूध अधिक फसल पहल का प्रौद्योगिकी माध्यम से खेत की दक्षता को बढ़ाना है। क्रियान्वयन अवधि है इसकी 2015 से 2026, ये याद रखना है। किसान कॉल सेंटर कब चला था? 2004 में। कृषि में आईसीटी की क्षमता का दोहन करना, किसानों के प्रश्नों समस्याओं का हल उनकी अपनी बोली में टेलीफोन कॉल पर देना है, ये इसका उद्देश्य है। डिजिटल कृषि मिशन 21 से 25 तक की अवधि के लिए लागू हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग जैसी नई तकनीकों, ड्रोन, रोबोट के उपयोग पर आधारित परियोजनाओं का समर्थन करना है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 2017 में शुरू हुआ है। पहली चीज, इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया गया है, ये आपको याद रखना है। मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना है। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16 में शुरू हुई थी। देश में जैविक कृषि को बढ़ाना। कृषि जनगणना भी होती है, कृषि किसान कल्याण विभाग द्वारा हर 5 साल में होती है, याद रखना इसको। पहली जनगणना 1970-71 में, अब तक 10 कृषि जनगणनाएं संपन्न हुई है। 11वीं कृषि जनगणना 21-22 जुलाई 2022 में शुरू हुई। भारत की वैश्विक स्थिति बात करें तो दाल उत्पादन भारत का पहला स्थान है, फल सब्जी में इसका दूसरा स्थान है, कुल कृषि उत्पादन में तीसरा स्थान है, चीन और अमेरिका के बाद। कृषि जोतों के आकार की बात करें तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर है, उससे कम वाले जो 68.45% है। छोटी जोत क्या है? 1 से 2 हेक्टेयर वाले हैं जो 17.62% है। अर्धमध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर वाले हैं और मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर से अधिक वाले जो है वो बृहद जोत के अंतर्गत आते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश योजना आयोग नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित ने देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। नीति आयोग द्वारा पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन कौन? एक तो पश्चिमी हिमालय है, जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश इसमें आएगा। पूर्वी हिमालय क्षेत्र असम सिक्किम पश्चिम बंगाल सभी उत्तर पूर्वी राज्य। गंगा के नीचे मैदानी क्षेत्र पश्चिम बंगाल आएगा, मध्य गंगा मैदान उत्तर प्रदेश बिहार आएगा, ऊपरी गंगा मैदानी उत्तर प्रदेश आएगा। गंगा पार मैदानी क्षेत्र पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान। पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है। मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र में मध्य प्रदेश राजस्थान और राजस्थान आएगा और उत्तर प्रदेश आएगा। पश्चिमी पठार पहाड़ी क्षेत्र में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान आएगा। दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु होगा। पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र में ओडिशा आंध्र तमिलनाडु पुडुचेरी ये इसमें शामिल होंगे। पश्चिमी तट के मैदान और घाट क्षेत्र में तमिलनाडु केरल गोवा है और कर्नाटक महाराष्ट्र। गुजरात के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र में गुजरात आएगा। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र राजस्थान है। द्वीपीय क्षेत्र अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें G7, इसकी उत्पत्ति 1973 में हुई थी। तेल संकट और उससे उत्पन्न वित्तीय संकट निश्चित विनिमय दरों को ब्रिटेन वुड्स प्रणाली की विफलता में नहीं, याद रखना। तेल संकट के बाद की स्थिति निपटने के लिए दुनिया के 6 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के प्रमुखों ने 75 में एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। इस बैठक में फ्रांस 1975 जो बैठक हुई उसमें फ्रांस था, इटली, जापान, यूके, यूएसए और पश्चिमी जर्मनी शामिल। इस प्रकार G6 समूह का गठन हुआ। अब इसमें कनाडा भी है।
वर्तमान में 76 में जब कनाडा इसमें जुड़ गया तो G20 तो ये हो गया G7। 1998 में रूस इस समूह में शामिल हुआ, जिसके बाद इस समूह का नाम बदलकर G8 किया गया। 98 में रूस भी शामिल हुआ, G8 बना। 91 में सोवियत संघ के पतन के बाद इसने पूर्व और पश्चिम के बीच सहयोग के संकेत के रूप में काम किया है, ये याद रखना है। बस इसमें कुछ नहीं देखना। G7 एक आधिकारिक या औपचारिक इकाई नहीं है, इसलिए अनुशासित नीतियों योजनाओं को संकलित करने के लिए इसके पास कोई विधायी और आधिकारिक शक्ति भी नहीं है। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है यार। जिस देश में इसका शिखर सम्मेलन होता है वहीं पर इसका मुख्य कार्यालय बन जाता है। सरकार विशेष परिस्थिति को छोड़कर प्रतिवर्ष इसका मुख्यालय बदलती रहती है, ये भी याद रखना। शिखर सम्मेलन की बात कर लें। G7 समूह के नेता वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष मिलते हैं। शिखर सम्मेलन वार्षिक रूप से सदस्य राष्ट्रों द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य देश की सरकार के प्रमुखों द्वारा भाग लिया जाता है। मेजबान देश G7 की अध्यक्षता करने के साथ साथ उस वर्ष के लिए एजेंडा भी निर्धारित करता है। 49वां शिखर सम्मेलन मई 2023 में हुआ था, आपको पता है। हिरोशिमा में हुआ था, जबकि 50वां 2024 में। आवाज नहीं आ रही है। 2025 फिर से नहीं आ रही। अब अटक रही है कभी कभी। इसके शेयर रोक दे क्या? अभी ठीक है, ये सर ठीक है। इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में फ्रांस में। इसमें 6 देशों में भाग लिया, G6 हुआ। G7 की पहली बैठक कब हुई है? G7 की पहली बैठक हुई है प्यूर्टो रिको में। 49वें की बात करें तो 49वें शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस यूक्रेन के लिए समर्थन को मजबूत करना था। इसमें रूस पर नए प्रतिबंध लागू करने, यूक्रेन को बजट समर्थन प्रदान करने और रूसी स्रोत वाली ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन का निर्माण, आर्थिक साझेदारी में विविधता लाना, इसे मजबूत करने के लिए संबंध विच्छेद के स्थान पर जोखिम विच्छेद रणनीति अपनाए जाने की बात है। ठीक है, 2035 तक पूरी तरह से डिकार्बोनाइड बिजली क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त हुई है। 2035 हिरोशिमा विजन तो हम सब पढ़े हैं ना पहले। निर्णायक भूमिका के उदाहरण है। इस यूरोपीय आयोग और 8 अन्य देशों ने मिलकर 1989 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल 1989 में, ठीक है। इफेक्ट ये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है। वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करती है 39 सदस्यीय निकाय है, याद रखना, जो मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों के व्यापार, साइबर धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े अवैध वित्त पोषण की जांच करना है, ठीक है। और कारगिल की घोषणा क्या है? यूके में 47वां जिसके कारण कारगिल की घोषणा पर की गई, इसका उद्देश्य भविष्य की, अरे ये तो कारगिल घोषणा याद रखना भाई, कि भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए शुरुआत। वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी, जर्मनी में आयोजित 48वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है। भारत की बात कर लें। इस समूह का चुनाव होने के कारण भाई बावजूद भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार G7 सम्मेलन में शामिल हुए। ये दोनों के लिए एक दूसरे के महत्व को दर्शाता है। चुनौतियां बहुत सारी हैं, ये नहीं देखेंगे, अब हम करेंगे विविध। महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? सिजेंडर क्या होता है? ये उनके लिए होता है जिनकी वर्तमान पहचान और व्यक्ति जन्म के समय उनकी लैंगिक पहचान से मेल खाती है। सतर्कवाद क्या है? विजिलेंस क्या भाई? कानूनी हथियार के बिना अपराध को रोकने या संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने, जांच करने और दंडित करने के सामान्य लोगों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक कार्रवाई को सतर्कतावाद कहा जाता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या है? ये चट्टानों की आयु निर्धारित करने की विधि है, पहली चीज। चट्टानों की आयु निर्धारित करने की विधि है। इसमें थर्मल आयनीकरण मास स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण द्वारा किसी नमूने में 2 अलग अलग समस्थानिकों के अनुपात का आकलन होता है। डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट क्या है? इसके उत्पादन, उपयोग, डाटा हस्तांतरण से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो इससे अपेक्षाकृत अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है, इससे। अब इंटरनेट, ईमेल, क्लाउड आधारित सेवाओं ने क्या किया है? कंप्यूटर, स्मार्टफोन, डाटा केंद्रों में बिजली और कूलिंग के अधिक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि की है, ठीक है। इसमें और कोई ऐसे नहीं है। जलवायु एक ऐसी प्रक्रिया जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन उपायों को एकीकृत करती है। ये नहीं। मुद्रावाद क्या होता है? एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत है, व्यापक आर्थिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार सरकारें धन की आपूर्ति की वृद्धि दर को लक्ष्य कर आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकती है।
याद रखना। बुल्विप प्रभाव क्या होता है? यह आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित है। इसके तहत अंतिम उपभोक्ता की मांग में एक सूक्ष्म परिवर्तन उत्पादक द्वारा की जाने वाली आपूर्ति में एक व्यापक परिवर्तन का कारण बन जाता है। गेट विश्लेषण क्या है? गेट को पैदल चलने शारीरिक मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग पैर के उपचार को प्रभावित करने वाली स्थितियों के मूल्यांकन और निदान के लिए किया जाता है। वर्तमान में सीसीटीवी आदि से प्राप्त फुटेज में व्यक्ति की चाल के विश्लेषण के आधार पर आपराधिक मामलों में संदिग्धों की पहचान करने में फोरेंसिक वैज्ञानिकों द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाम क्या है इसका? गेट मार्केट है, रिवर्स ऑप्शन है। ग्लोबल साउथ क्या है? ये परंपरागत रूप से अंतर सरकारी विकास संगठन द्वारा उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र आर्थिक रूप से वंचित राष्ट्रों को संदर्भित करता है। अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयर, ये क्या होता है? ऐसे शेयर जो इस शर्त के साथ जारी किए जाते हैं कि एक निश्चित समय अवधि के बाद इन्हें इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयर होते हैं। तो फॉलो पढ़ा लीजिए एक बार। कपाला व्यवस्था क्या है? एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो खाड़ी देशों में प्रवासी श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के मध्य संबंधों को परिभाषित करता है। के शेप रिकवरी क्या होती है? इसका मतलब है मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दर समयावधि परिणामों में आर्थिक रिकवरी होने से है। आर्थिक फसलें, परमा क्राइसिस, आर्थिक फसलें को रहने देते। वो फसलें जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नहीं किया जाता है वो होती हैं आर्थिक फसलें। ठीक है, और कृषि प्रशिक्षण विस्तार के अनुसंधान के संबंध में इन पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये ट्रांजिशनल अप्रोच है। R20 क्या है? रिलीजियस 20 क्या होता है? ये G20 देशों का सबसे बड़ा अंतर्धार्मिक समूह है। इसका उद्देश्य मानव समानता के मूल्य को बढ़ावा देकर धार्मिक कट्टरवाद के साझा समाधान खोजने के लिए वैश्विक धार्मिक नेताओं के मध्य चर्चा को प्रोत्साहित करना, परिधीयकरण है, ग्रिड प्लेटफॉर्म, ये सब। चलिए नियुक्तियों की बात करेंगे। आर एम जयप्रकाश हैं, भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हर्ष जैन है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। जय कुमार एस पिल्लई हैं, आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक हैं। सुश्री सुमन शर्मा है, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी। आर दिनेश हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा हैं, कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। गिरीश चंद्र मुर्मू WHO के बाह्य लेखा परीक्षक निर्वाचित हुए। अंगसु माली रस्तोगी हैं, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भारतीय प्रतिनिधि हुए। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाए गए। अजय यादव कौन है? अजय यादव सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। अश्विनी कुमार है, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक। अमरेंद्र प्रकाश, ये कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए। डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद टोबैगो के, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, याद रखिए। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोज विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बने। सुश्री निर्मला लक्ष्मण है, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल की अध्यक्ष बनी। जनार्दन प्रसाद हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं। और एयर मार्शल राजेश कुमारानंद है, एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, नियुक्त किए गए हैं। अतुल वर्मा भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक के रूप में कार्यबल में वृद्धि, भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक थे, उनके कार्यबल में वृद्धि हुई है अतुल वर्मा की। संजय स्वरूप है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने। एन रामास्वामी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। रामास्वामी एम राजेश्वरी सिंह राष्ट्रीय बीमा कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक। बी अनंत रमन है, क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन के गए अध्यक्ष। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए। सुबोध कुमार सिंह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उत्तम लाल भी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बनाए गए कार्य। पीटर एल्बस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। गोपी चंद हिंदुजा हैं, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष बनाए गए। कमल किशोर चटीवाल हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख नियुक्त हो गए। ये आपको याद रखना चाहिए रवि सिन्हा के बारे में। स्वामीनाथन जानकी रमन, ये कौन भाई? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए। आलोक कुमार एशियाई विकास बैंक के डिजिटल प्रौद्योगिकी पर उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य नियुक्त हुए। हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष बने। रूबी सिन्हा है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल की अध्यक्ष बनाई गई है। ठीक है, रूबी सिन्हा। निधन की बात करें, टीना टर्नर की मृत्यु हुई है, स्विट्जरलैंड की मशहूर गायिका थी। वेद कुमार घई है, संस्कृत के प्रख्यात विदुषी रही। आमा अथा एडू है, घाना की प्रसिद्ध लेखिका और नारीवादी कार्यकर्त्री हैं। कोल्लम सुधी मलयालम अभिनेता। सुलोचना लाटकर दिग्गज अभिनेत्री हैं। गुफी पेंटल महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले टेलीविजन कलाकार हैं। ठीक है, गुफी पेंटल है। आमिर रजा हुसैन, ये कौन है? ये पॉपुलर एक्टर, डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट हैं। ठीक है, गीतांजलि अय्यर कौन हुई? दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेज महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता है गीतांजलि अय्यर। हवलदार एलबी डिक्रूज हैं, केरल के पहले अशोक चक्र विजेता बने। ये आपको याद रखना है, विजेता थे। ठीक है, केरल के पहले अशोक चक्र विजेता थे जिनका निधन हुआ। सिल्वियो बर्लुस्कोनी है, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हुआ। ये आपको याद रखना चाहिए।
कॉर्मैक मैकार्थी का उन्हें पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास के कार्य थे, याद रखना। डेनियल एल्सबर्ग प्रसिद्ध पेंटागन पेपर्स व्हिसिल ब्लोवर हैं, ठीक है। एक है राकेश मास्टर, ये कौन भाई, प्रसिद्ध टॉलीवुड कोरियोग्राफर भी। खेल घटनाक्रम की बात करते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का ये मोनाको सर्किट में हुआ है। विजेता रहे मैक्स वर्स्टापेन जो रेडबुल के हैं। दूसरे नंबर पर फर्नांडो अलोंसो आएंगे एस्टन मार्टिन, और तीसरे पर आएंगे एस्टेबन ओकोन अल्पाइन के रहने वाले हैं। एनसीसी काबा विमेंस वॉलीबॉल चैलेंजेस कप त्रिपुरेश्वर हॉल काठमांडू हुआ है। भारत विजेता रहा है, कजाकिस्तान उप विजेता रहा है। एनसीसी द्वारा समर्थित नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें 8 देश हैं, 8 देश याद रखना कौन कौन से, ठीक है। भारत, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियन सलालाह में हुआ, ओमान में विजेता रहा है भारत। उपविजेता पाकिस्तान। सेमीफाइनल भारत ने दक्षिण कोरिया को 9-1 से पराजित किया था, ये भी याद रखना। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 है। आयोजन हुआ बार्सिलोना कैडलेट। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। अभी दिख रहा है ना। पहले नंबर पर मैक्स वर्स्टापेन है, रेडबुल वाले। दूसरे पर लुइस हैमिल्टन है मर्सिडीज के। तृतीय पर हैं जॉर्ज विलियम रसेल, ये भी मर्सिडीज से ही संबंधित। सर ये रेडबुल मर्सिडीज वगैरह जो है, तो ये सब देश का नाम है? ये हमारे तक नहीं समझ पाए हैं ये क्या है ये लोग। ये हमें लगता है ना कि स्पॉन्सर वगैरह या पब्लिशर वगैरह लगता है सर, देश तो नहीं है। नहीं, ये जो रेसिंग वाला वो होता है ना, रेसिंग वाली प्रतिस्पर्धा जब होती है, कंपटीशन होता है, तो उसमें अलग अलग देशों के अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। उनका अलग अलग स्पेशल नाम भी रखा गया है, बात समझे। ये हो सकता है रेडबुल है, मर्सिडीज है, तो ये सारी कंपनियां हो, समझ में। है ना, ऐसा हो सकता है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये क्या है? भारत सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक बॉक्स खेल आयोजन है। उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय स्तर पर युवा प्रतिभाओं को पोषित करना। खेलों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के 4 शहरों ने की है, ये याद रखना। लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इसमें शूटिंग प्रतियोगिता दिल्ली में हुई। गोरखपुर में रोइंग प्रतिस्पर्धा हुई है, गोरखपुर में। यहाँ पे है पूरा, देखो। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 स्वर्ण 17 रजत 26 कांस्य मतलब 69 कुल जीते। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर 24 27 17 टोटल है 68। और जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक है 16 टोटल पाया 10-6 16 10-6 मतलब 32 पाए। पंजाबी विश्वविद्यालय है पटियाला। सर रेड बुल है ना, वो सर ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, वही बता रहे थे ना कि वो जैसे एक एक है, वो किसी न किसी कंपनी से संबंधित है ये सभी। ये छोड़ो। पुरुष में ये थोड़ा आयोजन हुआ ऑस्ट्रिया में। आईसीसी पुरुष विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 आयोजन स्थल पर ओवल ग्राउंड लाइन। विजेता ऑस्ट्रेलिया, कप्तान है पैट कमिंस और विजेता भारत रोहित शर्मा। द मैच के रखना है ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के थे, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच ओपन देख लीजिएगा, 2023 हुआ है। कहाँ पे हुआ? रोलैंड गैरोस स्टेडियम है फ्रांस में। पुरुष एकल में एन जोकोविच सी रूड विजेता रहे। महिला एकल में कौन है? ईगा स्विटेक और कैरोलिना मुचोवा है जो कि विजेता। पुरुष युगल की बात करें तो आई डोडिग और एक राजी चेक है, और हमारे उप विजेता कौन आएंगे? जे वलीगन और एस गिले आएंगे, ठीक है भाई, थोड़ा सा इनको याद रखना है। महिला युगल में है एक्स वांग और एस डब्ल्यू सी, और विजेता है टी टाउनसैंड एल ए फर्नांडिस। मिश्रित युगल में एम काटो टी पुट जो है विजेता, और विजेता है बी एंड्रेस्को एवं एम वीनस। ठीक है, फीफा अंडर विश्व कप 2023 कहाँ हुआ? डिएगो माराडोना स्टेडियम अर्जेंटीना, ये आपको याद रखना चाहिए। ये आपको याद रखना चाहिए। उरुग्वे विजेता रहा, इटली रहा विजेता। गोल्डन बूट मिला है सेसोर पैसा दे इटली के थे। गोल्डन बॉल मिला है सेसोर पैसा दे इटली के। इंटरकॉन्टिनेंटल कप कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में हुआ है। भारत विजेता रहा, विजेता रहा लेबनान। इसमें 4 देश भारत, लेबनान, सीरिया, ताजिकिस्तान ने खेला है। इंडोनेशिया ओपन जकार्ता में हुआ है, इंडोनेशिया में। कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 आयोजन हुआ सर्किट गायस विलेन्यूवे मॉन्ट्रियल कनाडा में। प्रथम नंबर पे मैक्स वेस्टैपेन है रेडबुल के। द्वितीय पर फर्नांडो अलोंसो एस्टन मार्टिन, और तृतीय पर है लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज। सैफ चैंपियनशिप है श्री कांतिराव स्टेडियम बेंगलुरु हुआ। भारत इसमें विजेता रहा, विजेता कुवैत हुआ। फेयर प्ले अवार्ड मिला है नेपाल फुटबॉल टीम को। सबसे गोलकीपर का अनीसुर रहमान जी को, बांग्लादेश के थे। सर्वाधिक गोल सुनील छेत्री ने किया, भारत के हैं, 6 गोल किए थे। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी भी सुनील छेत्री ही हैं जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका खेल वाला मामला सारा का सारा। ये याद रखना, पाकिस्तानी महिला बल्लेबाज है नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। एशिया कप 23 का आयोजन 31 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेगा, याद रखना है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल की टीमें कुल 13 वनडे मैच खेलेंगी। इसमें इस वाले में टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया जाएगा उसको, और जिसमें 4 मैच पाकिस्तान, बाकी के 9 मैच होंगे श्रीलंका में। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम तालीगांव में 37वां राष्ट्रीय खेल के शुभंकर मोगा का अनावरण किया है, आपको ये भी याद रखना है।
ये बाकी है तो बहुत कुछ, लेकिन कितना याद करोगे। मेगा भारतीय वायुसेना, मोगा क्या है, भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको पता होना चाहिए मोगा। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवसों की। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। यह दर्शाता है कि कैसे डेयरी अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम कर रही है, जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ आजीविका भी प्रदान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस 2 जून को मनाया गया। गैर अपराधीकरण और अधिकारिता, इसकी थीम है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। राइटिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के रूप में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, खाद्य मानव जीवन की रक्षा करते हैं, मानव जीवन। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया, हमें आने वाली पीढ़ी में अपने अद्भुत समुद्री संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, इसका यह विषय रहा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम खत्म करो। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, बार बार बांटो। विश्व पवन दिवस है 15 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण सुखरोधी दिवस 17 जून को मनाया गया, उसकी भूमि उसके अधिकार। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस है 19 जून को, ये है, इसमें वैश्विक सिकल सेल समुदाय का निर्माण, मजबूती, नवजात स्क्रीनिंग को औपचारिक बनाना, अपने सिकल सेल रोग की स्थिति को जानना है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया, होप अवे फ्रॉम होम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, मानवता इसकी थीम रही है, याद रखना भाई। विश्व संगीत दिवस 21 जून, विश्व जल सर्वेक्षण दिवस 21 जून को, दोनों मनाए गए हैं, याद रखना। और योग दिवस भी आपका मनाया गया है 21 जून को, ठीक है। तो 21 जून को 3 चीजें मनाई गई, विश्व संगीत दिवस, विश्व जल सर्वेक्षण दिवस, विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नशीली दवा दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 26 जून को। लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकना, रोकथाम को मजबूत करना। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 23 जून को 2023 को घोषित किया गया था। पुरस्कारों की बात करें, डैग हैम-मार्क्स जॉर्ज मेडल संयुक्त राष्ट्र संघ इसको प्रदान करता है, याद रखना भाई। पहली चीज, प्राप्त करता है हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई, इन दोनों लोगों को मिला है। डैग हैम-मार्क्स जॉर्ज मेडल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाता है, याद रखना है, सर्वोच्च सम्मान है ये। यह शांति अभियान में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान के लिए दिया जाता है। इस पदक का नाम संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमर जॉर्ज के नाम पर रखा गया था, ठीक है। 23वां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2023 यासद्वीप अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। सबसे फिल्म रही है दृश्यम। सबसे अभिनेता पुरुष हैं ऋतिक रोशन, विक्रम वेधा के लिए। सबसे अभिनेत्री महिला रही अलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सबसे निर्देशक हैं आर माधवन, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कांस में हुआ, फ्रांस में। फिल्म रही सर्वश्रेष्ठ नॉटोमी ऑफ ए फॉल, जस्टिन ट्राइड द्वारा निर्देशित है। सबसे निर्देशक हैं ट्रॉन अनहंग द पॉट एयू फ्यू। सबसे पटकथा के लिए मॉन्स्टर को मिला, यूजी सकामोटो द्वारा लिखित है। सबसे अभिनेता है कोजो याकुशो, परफेक्ट डेज के लिए। सबसे अभिनेत्री है मरवे डिजदार, अबाउट ड्राई ग्रासेस के लिए दिया गया है। मिशेल बैटिस पुरस्कार यूनेस्को इसको प्रदान करता है, प्राप्त करता है जगदीश बाकन। जगदीश बाकन के पुरस्कार मन्नार बाइस के रिजर्व प्रबंधन के लिए दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना। इसके तहत $12,000 की नकद राशि मिलती है। तमिलनाडु सरकार मन्नार बाइस के रिजर्व ट्रस्ट को प्रदान किया गया, ठीक है, प्रदान किया जाएगा। मिशेल बैटिस पुरस्कार स्टेबल रणनीति की सिफारिशों के अनुरूप बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए किसके लिए दिया जाता है। इकबाल मसीह पुरस्कार अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा दिया गया है। प्राप्तकर्ता बाल अधिकार वकील है ललिता नटराजन को दिया गया। ये पुरस्कार गैर मौद्रिक पुरस्कार है, आपको क्या पता होना चाहिए। बाल श्रम से निपटने में साधारण योगदान का सम्मान करने के लिए 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन द्वारा दिया जाता है, तेलंगाना को मिला है। शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र में श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए तेलंगाना को मिला है पुरस्कार। इसमें शामिल इमारतें कौन कौन सी हैं? मज्जम जाही बाजार विरासत श्रेणी, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज श्रेणी में, BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन, तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर और यादगिरी गुट्टा मंदिर उत्कृष्ट धार्मिक संरचनाओं की श्रेणी में मिला है। गांधी शांति पुरस्कार 2023 भारत सरकार ने दिया है, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में समर्थित गांधी द्वारा समर्थित आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। यह राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ, लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटर के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसको मिला है? चंडीगढ़ पशु मत्स्य पालन विभाग को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय है भाई। उन्हें सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा सम्मान दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय जिनेवा में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट नामक भारतीय चित्र ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विशेष पुरस्कार जीता है। छोड़ दो इसको, नहीं, भारतीय है, राजस्थान की वनिता सहारिया ने किया है। इस वह विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी, आपको याद रखना चाहिए। क्या हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में मिला है, याद रखने की जरूरत नहीं। वंदिता सहारिया का नाम नॉर्मली याद रखना, ठीक है। खान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड ने मान्यता प्रदान कर दी है। अब छोड़ो, पैटरसन जोसेफ जद्दरी, डायरीज ऑफ चाइल्ड इग्नाट, ये सांचो के लिए RSL क्रिस्टोफर ब्रांड पुरस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, याद रखना। वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम ने ऐतिहासिक यूनियन एलिजाबेथ ये था। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया, ये याद रखना भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त 13वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ये याद रखना। ये सम्मान उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी 1997 के बाद मिस्र की यात्रा पर
यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन गए। पुस्तकों की बात करें, द विमेन हु क्लेम्ड ट्रीज, स्मृति रविंद्र ने लिखा है। द टेरिबली सीरियस एडवेंचर, निखिल कृष्णन। सॉवरेन ऑफ द सी, सीमा अलवी। इन द बॉडी ऑफ अ वीमेन, अलिया वजीरी। द इक्वलिटी मशीन, ऑर्ली लोबेल। सॉन्ग ऑफ द गोल्डन स्पैरो, नीलांजन पी चौधरी। टर्माइट फ्राई, जी विटेकर। वाजपेयी, द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, 1934-77, अभिषेक चौधरी ने लिखी। रिस्क एंड रेजिलियंस इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, विनोद थॉमस। नेवर टेल देम वी आर द सेम पीपल, केशव मेनन। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। वी मेजर द अर्थ विद आवर बॉडीज, शेरिंग यांगजोम लामा ने लिखा है। ड्रॉप द लास्ट क्लाउड, संगीता जी ने लिखा। लोकस्ट लेन है, स्टीफन अमिडोन ने लिखा। द स्टोरी बिहाइंड द पोजेज है, डॉक्टर राज बलकरन ने लिखा। द फ्यूचर इन द पास्ट, रोमिला थापर की है। बैंड एंड सेंसर्ड वार द ब्रिटिश राज डिड नॉट वांट अस टू रीड, देविका सेठी द्वारा प्रस्तुत है। यारी, शिल्पा फड़के, निथिला कनागा साबाई द्वारा संपादित। शैडो एट नून, जो चटर्जी किताब है। एम्पायर इन फॉर इनकॉर्पोरेटेड, फिलिप जे स्टीम का है। द लाइट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सिद्धार्थ देव का है। सहेला रिक मृणाल पांडे की है। येलो फेस, आर एफ कुलवंत है। फ्रॉम मंजुनाथ टू मंजम्मा, बी मंजम्मा जोगती, हर्षा भट्ट ने लिखा। डेमोन कॉपरहेड, बारबरा किंग सोलवर ने लिखा। क्वार्टर लाइफ, देविका रेज। द रोड लिखा कॉर्मैक मैकार्थी ने। माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, सुधा पाई ने लिखा है, सुधा पाई ने। विवेकानंद, द फिलोसफर ऑफ फ्रीडम, गोविंद कृष्णन बी ने लिखा। द लिविंग एयर लिखा है, आशीष पिट्टी ने। महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात कर लेंगे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, कहाँ पे भैया? केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हुई है। अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की है। स्थानीय मुद्रा व्यापार, रूस यूक्रेन संघर्ष की समाप्ति पर शांति योजना पर चर्चा हुई है, ये विषय रहा इसका। भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन मेघालय में हुआ, आपको याद रखना चाहिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सहित इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी निवेश बढ़ाने के अवसरों का पता लगाना था। इस कार्यक्रम में भारत सरकार, यूरोपीय संघ आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्वोत्तर राज्य नेपाल, भूटान, बांग्लादेश प्रतिनिधियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के हितधारकों ने भाग लिया था। G20 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान शिखर सम्मेलन, ये कहाँ है? ये है गोवा में। ये सम्मेलन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, ये याद रखना। इस सम्मेलन में G20 देशों के लेखा परीक्षकों के साथ ही 16 देशों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन हुआ है कैपिटल हिल, अमेरिका में, याद रखना। इसका प्राथमिक उद्देश्य हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने चिंताओं और मुद्दों के लिए ध्यान और समर्थन प्राप्त करना है, ठीक है। ये हो गया आप समाप्त मैगजीन आपकी अगस्त वाली। अब इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसका हम कल टेस्ट भी करवा देंगे तत्काल में ही, है ना, सही रहेगा। सर ठीक है भाई, वो